एज ए लॉन्ग टर्म बाय आप किस शेयर को रखना पसंद करेंगे, कंसिडरिंग उनके नेट प्रॉफिट्स अगर एफएफसी के देखे जाएं तो 26% बढ़ गए। अगर आप ईफट के देखते हैं तो ईफट के कुछ खास नहीं हुआ, जो डिविडेंड भी है वो भी कुछ इतना खास नहीं है। हाउ डू यू सी एफएफसी एंड ईफट? नहीं, क्या के इलेक्ट्रिक ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लिया? क्या के इलेक्ट्रिक ने अपने ये जो लॉसेस थे वो खत्म कर लिए हैं, मतलब सारे के सारे? या के इलेक्ट्रिक जो है नया यहाँ पे नया स्ट्रक्चर ले आया है? मेपल लीफ सीमेंट के भी नंबर्स आए हैं, जो हमारे पास स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स है वो सब 2.5% से बढ़े, ईपीएस थोड़ी नीचे है। हाउ डू यू सी इट? देखें, ये जो आप कैपिटल गेन की बातें मुझसे करते हैं, ये 6 लोग मिलकर फैसला करते हैं कि कैपिटल गेन देना है कि नहीं देना। मुझसे ये वाला फ्रॉड क्वेश्चन ना किया कर। सीएसएपी 25% से ऑलमोस्ट ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, डिविडेंड भी दिया है 35% का। किस तरह की लगती है आपको इस सेक्टर के अंदर? ये जो पाकिस्तान में जो कार डेंसिटी है, इतनी तो कम से कम रहेगी ना। 1000 में से ये 2 4 5 लोगों के पास तो 20 लोगों के पास तो गाड़ी रहेगी ना। इंडिया में 350 लोगों के पास गाड़ी है। जंग का क्या लगता है आपको? जिस तरह अब ये खबरें आ रही हैं, ऑयल मैंने 84 जनवरी में $85 पे जब ट्रेड हो रहा मैंने है। जनवरी में मेरे इंटरव्यू को निकाले, जनवरी में जब मैंने कहा था कि ये जंग कई महीनों और कई साल चलेगी, मुझे बता दे, जिसको लोग समझते थे कि ये 5 रोजा जंग होगी। एजकार ने तो कमाल का रिजल्ट ही दिखा दिया। मतलब एजकार वो कंपनी जो हम लोग डिस्कशन करते थे कि फंसी हुई है कंपनी, गाड़ियां एकदम 200% इंक्रीज। मैं तो रिजल्ट देख के मैं तो 1 मिनट के लिए देखा, मैंने कहा इंटरेस्टिंग। कहने का मकसद ये है कि रैलियां नहीं बन पा रही मार्केट में। मार्केट जो है ना कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही है। रैली यहाँ पे बनेगी, 190 से ऊपर जब मार्केट जाएगी ना, वहां पे रैली बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स दंगल। नए शो में वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। सोहेल भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में ज्वाइन करेंगे, वो थोड़ा रिकवर कर रहे हैं, थोड़ा जुकाम वगैरह है उनको। एक इंपॉर्टेंट चीज शो शुरू करने से पहले, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट शो होता है, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी डॉक्टर साहब से। एक चीज जो आप लोग बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं और हमें बड़ा कमेंट्स में भी देखने को मिलता है, लोग हमें जब रीच आउट भी करते हैं तो हमें कहते हैं कि आप लोग, हम लोग पहले बड़ी ऑफर्स वगैरह लाते थे और उसके बाद फिर हमने रोक दी थी। लेकिन क्योंकि जब आप ये शो देखेंगे तो 1 अगस्त होगा, और हम पिछले साल भी एक आजादी ऑफर लेकर आए थे, तो इस साल भी हम आजादी ऑफर लेकर आ रहे हैं। और उस ऑफर में आपको मिलेगा क्या, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन्वेस्ट विद स्टॉकिफाई का ग्रुप आप लोगों को मिल रहा है पूरे साल के लिए फॉर ओनली ₹40,000। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो आप इस डिस्काउंट को समझें कि आपको ये महीने का सिर्फ आई थिंक ₹3,3500 पड़ता है। और इसमें आपको कितना कुछ सीखने को मिलता है। आपको किन रेट्स पे बाइंग या सेलिंग करनी है, डॉक्टर साहब की अपनी वर्किंग होती है, जो जिस तरह वो मार्केट को रीड कर रहे होते हैं वो आपसे शेयर करते हैं। डॉक्टर साहब के अपने जो स्टॉक्स के लेवल होते हैं, डॉक्टर साहब का एक पूरा कम्युनिटी में ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे डॉक्टर साहब अपने वॉइस नोट्स के थ्रू, अपने चार्ट्स के थ्रू हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं। फिर लेट्स से आपने कोई चीज समझ ली उस ग्रुप से, लेकिन आपका कोई सवाल है, आपका कोई डिस्कशन है, चाहे डॉक्टर साहब की रीडिंग से हवाले से हो या अपनी आपने कोई रीडिंग की हो, आप अपनी रीडिंग्स भी वहां पे अपने चार्ट भी शेयर कर सकते हैं, अपने सवाल भी डाल सकते हैं। तो मेंबर्स के लिए एक अलग डेडिकेटेड ग्रुप बना है, जो हमारे वॉलंटियर्स और हमारे मेंबर्स जो हैं, सीनियर ट्रेडर्स जो है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। वहां पे डॉक्टर साहब भी अपने जवाब दे रहे होते हैं और हमारी पूरी टीम उसको मैनेज करती है। तो आपका कोई भी सवाल जो है अनआंसर्ड नहीं जाता, आपकी हर क्यूरी को जवाब दिया जाता है। उसके बाद आपके साथ मंथली जूम सेशन होता है। डॉक्टर साहब खुद आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या आपका कोई कंसर्न होता है, टेक्निकल से रिलेटेड, फंडामेंटल से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोई भी सवाल हो, डॉक्टर साहब उसको जूम पे एड्रेस करते हैं, सुकून से अपनी टीम के साथ बैठते हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ बैठते हैं, हर चीज को एड्रेस करते हैं। वन ऑन वन गाइडेंस टीम के साथ भी होती है। और आई थिंक जो ये प्राइसिंग है, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। आपके सामने जो नजर आ रहा है वो मंथली 7,000 और क्वार्टरली 18,000 नजर आ रहा है। अगर आप इसको लेट्स से हम हाफ ईयरली पे चले जाएं, उसका 34,000 का पैकेज होगा, या ईयरली अगर हम चले जाएं तो 64,000 का पैकेज होगा। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली डिस्काउंट प्राइस पे लें, नॉर्मल प्राइस पे, हम ऑफर की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि आपने नॉर्मल हाफ हाफ ईयरली पैकेज ले लिया फॉर 34,000, मेरे लिए आपने 6,000 और देने, 40,000 रुपए, और आपको पूरे साल का पैकेज मिलेगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखें, ये सिर्फ दंगल के व्यूअर्स के लिए, बाय द वे, जो लोग दंगल देखते हैं उन्होंने सिर्फ कांटेक्ट करना है 0336244444 पर। आपने दंगल आजादी के नाम से मैसेज करना, सो वी वुड नो कि आप दंगल को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, डॉक्टर साहब से इतना प्यार करते हैं। तो ये एक मौका है जिसमें डॉक्टर साहब के साथ आप पूरे साल के लिए जुड़ सकते हैं, उनकी रीडिंग्स को समझ सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पे हम लोग अगर 3,000 महीने की बात करें, ये ऑफर में आपको मिलेगा 3,000, शायद हम लोग अपने कार्ड के रिचार्ज पे डॉक्टर साहब लगा देते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, शायद इससे ज्यादा ही लगाते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा आपको वैल्यू मिल रही है उस ग्रुप में, तो आई थिंक आपको इसका पार्ट जरूर बनना चाहिए। डॉक्टर साहब आप जरा बताएं कि आप किस तरह अपनी वर्किंग शेयर करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो दंगल के व्यूअर्स हैं, क्योंकि जो दंगल आजादी के नाम से इस नंबर पर मैसेज करेगा 0336244466, सिर्फ वो अवेल कर सकेगा इस आजादी ऑफर को। डॉक्टर साहब किस तरह की वर्किंग करते हैं आप ग्रुप में, जरा बताएं ताकि ऑडियंस को समझ भी यार, तो आए। इस तरह है कि जो मेरी अपनी वॉच लिस्ट है, जो कि अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, या जो जिनमें इवन जुआ भी अच्छा होता है, और स्पेकुलेट भी अच्छा कर रहे होते हैं कभी कभी, CRTM टाइप भी, ANL भी, और इस तरह WTL भी, इस तरह के जो है ना स्टॉक्स जो है, वर्ल्ड कॉल
टेलीकॉम टाइप भी और टेली भी, और मतलब इस तरह हर तरह का जो स्टॉक है वो वॉच लिस्ट के अंदर होता है। तो उसके अंदर अगर कोई मूवमेंट आ रही होती है तो हम उसको कम से कम वीक में एक दफा जरूर देख रहे होते हैं कि भाई इसके अंदर कोई मूवमेंट बननी है कि नहीं बननी। तो उसके हिसाब से फिर हम उसकी एक रेजिस्टेंस निकालते हैं कि अगर इससे ऊपर को इसको क्लोज किया तो इसके अंदर पोजीशन ली जा सकती है। तो बेसिकली हम उसको शुरू से ही एक मतलब है कि 6 o'clock से ही हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें पोजीशन बनती है कि नहीं बनती। तो फिर हम उसको लैडर अप बाइंग के थ्रू हम आगे लेके निकलते रहते हैं, और छोटे से लेके बड़ा मुनाफा इस तरह से करते जाते हैं इन ग्रीन मार्केट। रेड मार्केट में तो मैं बाइंग कराता ही नहीं। मैं नहीं कहता कि आप बाइंग करके रखें, लेके बैठे, संभाल के रखें, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ 150 शेयर है, कोई इतना साल ही अब एक शेयर अगर फर्ज करें आपके हाथ से निकल जाता है तो वही तो दुनिया नहीं है ना, उसके अलावा भी दुनिया। तो यस। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फोमो से निकलना होता है कि बस ये निकल गया तो मैं मारा गया। वो ये कोई चीज नहीं होती। मार्केट में तो रोजाना कोई ना कोई नया मौका पैदा हो रहता है, नई कोई चीज आ रही है। तो अगर कोई चीज मिस भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, हम और चीज पकड़ लेंगे। तो इस उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर जो है हम उसको देखते रहते हैं। और खासतौर पे जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं फिर वो आगे उनको मजीद एक्सप्लेन करते रहते हैं पूरा हफ्ता उस शेयर को कि अभी कितना ऊपर जा रहा है कितना नहीं। अगर उसमें कोई नई चीज पैदा हो जाए ड्यूरिंग द वीक, देन मैं वो भी तब भी सामने आके तो मैं बता देता हूँ कि भाई इसमें कोई डाइवर्जेंस आ गई है या कोई ऐसी बात है जब आप सेल करें तो इसमें से निकलें। तो वो उस टाइप का मतलब है कि उसमें यह था कि सारे मिलके जब बहुत सारे लोग मिलके एक कंसेंसस के साथ चल रहे होते हैं तो ज्यादातर तो उसमें मतलब देखें 100% तो कोई भी चीज नहीं होती। कोई कहे कि नहीं जी मैं तो 100% मुनाफा होगा, ये वो तो बकवास है। लेकिन है कि जब बहुत सारे दिमाग मिलके काम कर रहे हो तो उसमें उसका रिजल्ट अच्छा ही निकलता है, और उसमें आपको फायदा होता है। उसमें मेरी इनपुट भी मिल जाती है, स्टूडेंट्स की भी मिल जाती है, और वो लोग जिनको थोड़े से टेक्निकल वगैरह आते हैं या फंडामेंटल भी बनाते हैं, मतलब हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते होते कि यार ये प्योर टेक्निकल का ग्रुप है। मैं तो कभी भी किसी एक चीज को पे नहीं इन्हिसार करता, ना प्योर फंडामेंटल्स पे, ना प्योर टेक्निकल पे, ना प्योर न्यूज पे, या ना प्योर सेंटिमेंट्स पे। हम कहते हैं कि चारों चीजें जो है 25% 20, हर चीज को हाँ ले लेके बैलेंस 25, करके। हाँ ले लेके तो उसी हिसाब से ग्रुप भी चला रहे होते हैं। तो उसमें हर चीज को डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई अच्छी खबर आ जाए उसको भी डिस्कस करते हैं, बुरी आए तब भी करते हैं। तो एक पता होता है कि यार हम किसी गलत चीज के अंदर तो नहीं किश्ती में पाँव डालने लगे, तो आप नुकसान से बच जाते हैं। अब और जिस तरह ये मैं आजकल एक अब मार्केट साइडवेज है, तो अब जो है अब मैंने अब फैसला किया कि इसको हम बजाय डेली नॉइज के, क्योंकि मार्केट साइडवेज ही चल रही है, तो आप एक दिन एक शेयर ऊपर चला जाता है फिर अगले दिन वही नीचे आ जाता है। तो बेहतर है उसको वीकली मैजिक लाइन पे लेके चले जाए, क्योंकि अगर वो वीक ब्रेक करेगा तो इसका मतलब है कि उसमें कोई नया ट्रेंड शुरू होने लगा। अदरवाइज तो वो रोज ऊपर नीचे आता जाता रहेगा, तो जब वीकली टूटेगी नहीं तो आप पोजीशन ही नहीं लेंगे। तो इसमें इस तरह करके हम उसमें ग्रुप में चल रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं बस शो स्टार्ट करता हूँ। और जहां तक आपने इतनी कॉन्वर्सेशन सुनी है, मैं तमाम वो लोग, क्योंकि हमें मजा आता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए, और ये हमारा हमारा बिजनेस भी यही है, जहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम कंसल्टेंट्स हैं, हम एडवाइजर्स हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बेहतर चीज प्रोवाइड कर सकें। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने दोनों रुख देखे, एज एन इन्वेस्टर, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, एज एन एंटरप्रेन्योर। मैं हर चीज से गुजरा हूँ, और मैंने ट्रेडिंग भी की, मैंने इन्वेस्टमेंट भी की। आई हैव लर्न थ्रू आउट द वे। और मुझे लगता है जब आप किसी मेंटोर के साथ जुड़ते हैं, जस्ट नॉट इन स्टॉक मार्केट, मैं पर्टिकुलरली इससे नहीं कि आप हमसे सर्विस लें, किसी भी, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, फुटबॉल सीखते हैं, यू नीड अ मेंटोर और अ कोच जो आपको एक एक टेक्निक भी सिखा दे तो वो आपको बहुत एक्सेल कर दी। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की चीजें सीखी हैं जिन्होंने मुझे आगे पुश किया है। तो क्या एक आप मिनट हमारी वैल्यू। मुफीज, मैं थोड़ा सा अपने आप का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। जब आपने मेंटोर की बात की है जी जी और जी, उस्ताद की प्लीज बात की है, प्लीज। तो सबसे पहले लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। एक तो वो लोग हैं मार्केट के अंदर जो ब्रोकर हैं या ब्रोकर्स के बच्चे हैं, और वो जद्दी पजद्दी जद्द अमजद टाइप जो नस्ल दर नस्ल यही काम करते आ रहे हैं, वो बिजनेसमैन है। ठीक है। तो मार्केट में ज्यादातर वो लोग हैं, या इन्वेस्टर तो मैंने कम ही देखे हैं जो मार्केट के अंदर अपने कोई ज्ञान और ध्यान बांट रहे हो। ज्यादातर तो ब्रोकर्स और उनकी आगे चेले चांठे ही है ना। मतलब इसके अलावा तो मुझे कोई और बंदा नजर नहीं आता, या उसका खुद अपना ही ये बिजनेस है ये काम करना। तो मेरा ये बैकग्राउंड ये है कि मेरे जो वाले साहब थे वो बैंक में थे, और वो जब मैं 1961 में जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान बने हुए, अब सोचे कोई 13 14 साल 15 साल ही हुए। 1947 में था ना जी बिल्कुल पाकिस्तान बना। बिल्कुल। तो आप सोचें वो तो नया नया बच्चा था पाकिस्तान, और मैं पैदा हुआ उस वक्त।
तो मेरे वाले साहब के पास थी उसका साइकिल। मुल्तान में थे, मैं मुल्तान में पैदा हुआ था। तो वो ज़राई तरक्याती बैंक में मुलाजिम थे, साइकिल पे जाया करते थे 8 मील रोजाना मुल्तान की गर्मी। अच्छा, जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने बैंक में इंटरव्यू दिया यूबीएल में, तो आगा हसन आबदी ने उनका इंटरव्यू लिया, उस वक्त बैंक का प्रेसिडेंट आगा हसन आबदी। तो उस आबदी आबदी साहब ने उनको सिलेक्ट कर लिया। तो लिहाजा उन्होंने उनकी जो पहली पोस्टिंग थी वो हुई झेलम में। तो दरिया झेलम के किनारे पे हमारा घर था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उनका वेस्पा स्कूटर आया था उस समय। तो मैं वेस्पा स्कूटर के पायदान पे खड़ा होकर भी, मुझे याद है, बाद में मैं ट्रेवल करता रहा, पीछे मेरी वालदा बैठी होती थी। उसके बाद फिर इसी तरह तरक्की करते करते गए। चूंकि उनकी ट्रांसफर बहुत ज्यादा होती थी, तो उन्होंने मुझे फाइनली फैसला किया कि मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाए। तो मैं फिर मुख्तलिफ बोर्डिंग स्कूल्स में भी रहा, फिर फाइनली कैडेट कॉलेज हजरत तालिब में चला गया, फिर वहां से मैंने करके फिर उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया। इसी तरह मेरे वाले साहब भी तरक्की का सफर एक एक सादा अफसर से तरक्की का सफर करते करते वो यूबीएल के प्रेसिडेंट बन गए। और उस जमाने में आप ये सोचिए, जिस जमाने में वो यूबीएल में जॉब कर रहे थे, टोटल 4 बैंक थे। एक ये हबीब बैंक था, एक यूबीएल था, एक नेशनल बैंक था, और एक ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक था। 4 बैंक थे। इसके अलावा ये बैंक अल्फला वल्फला, बैंक इस्लामी, मिजान, इन इन बैंकों की कोई चीज नहीं थी। तो यानी कि पूरा पाकिस्तान का कारोबार इन 4 बैंकों पे चल रहा था। हुकूमत ने भी इन्हीं से पैसे लेने होते थे और बिजनेसमैनों ने भी इन्हीं से पैसे लेने होते थे। ठीक है। अच्छा, अब मेरे वाले साहब जोनल हेड भी थे, सर्कल एग्जीक्यूटिव भी थे, फिर ईवीपी भी बने, फिर एसईवीपी भी बने, फिर मेंबर बोर्ड भी बने, इस तरह करते करते। तो जो बैंकर होता है ना, जिस तरह डॉक्टर से कोई चीज नहीं छुपती, हम्म, और वो कहते हैं ना कि वकील और डॉक्टर एक दाई होता है, तो उससे आप पेट नहीं छुपा सकते, इसी तरह बैंकर से भी आप नहीं छुपा सकते। तो मैंने ड्राइंग रूम में, अब दफ्तर में, एक तो मैं अकेला लड़का था अपने वालिदैन का, तो मैं उसका कुछ नाजायज फायदा भी उठाता था। मतलब मैं दफ्तर भी घुस जाना, कभी कहीं पे भी चले जाना, कभी मतलब मेरी गाड़ी में एसी भी लगा होता था। जिस जमाने में बड़े बड़ों के घर गाड़ी में एसी नहीं होते थे, मैंने वो जो नीचे लगता था ना एसी डैशबोर्ड के, वो लगवाया हुआ था। तो मेरी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम भी था। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि उस वक्त मैंने सारी जिंदगी एक से एक ब्यूरोक्रेट, एक से एक फौजी अफसर, एक से एक बिजनेसमैन, एक से एक मिल ओनर, एक से एक बड़ा इन्वेस्टर वाले साहब के पास बैठे देखा है। उसको ऊंचा जाते हुए भी देखा है और उसको डूबते हुए भी देखा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जीरो से शुरू हुए और आसमानों की बुलंदियों पे छू गए और बाद में बैंकरप्ट हो गए, उनको भी देखा। उस वक्त उनकी क्या उठान थी, उन्होंने क्या वादे वईद किए थे, और वो क्या कह रहे थे वाले साहब को, जब ऊपर चले गए तो क्या कह रहे थे, और जब उन्होंने जरूरत से ज्यादा खर्चे किए और जब वो नीचे गिरे और बैंकरप्ट हुए तो क्या कह रहे थे। उनमें बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, और बाद में जिस तरह जब जियाउल हक ने वो माफ किए कर्जे, वो सारे देखे। तो लिहाजा एक से एक बड़ा पॉलिटिशियन, एक से एक बड़ा बिजनेसमैन वो हमारे घर ही आता था, और वो मीटिंग्स करते थे। वो कोशिश करते थे कि ताल्लुकात बनाएं, कोई कर्जा मिले, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं था कर्जा लेने का। ठीक है। तो उसमें फिर लोगों को फ्रॉड करते भी देखा। लोग गलत, वो जो आपको वो जो रखवाते हैं ना जमानत, हम्म, फ्रॉड प्लॉट, फ्रॉड गोदाम, वो भी देखे। ये शुगर मिलों वालों का भी फ्रॉड देखा, टेक्सटाइल मिलों वालों का भी फ्रॉड देखा, केमिकल वालों का भी फ्रॉड देखा। ठीक है। ये सारे फ्रॉड मैं देखता है जिंदगी भर। फिर उसके बाद मैंने एमबीबीएस के दौरान ही फैसला कर लिया कि मैंने एमबीबीएस करके तो मैंने डॉक्टरी नहीं करनी, मैंने कारोबार करना है। और क्यों कि वो 900 रुपया तनख्वाह थी, इंटर्नशिप की, तो 900 रुपया तो मेरा रोज का खर्चा था। तो मेरे वाले साहब कहते होते थे कि जदू तू ए याशी अपने पैसे नाल करेंगे तो मैं तेन देखा। ये बात ना मेरे दिल में खुबती थी, चुभती थी। तो मैंने उस वक्त भी मैं सोचता था कि मैं इनको दिखाऊंगा कि जिस तरह अभी इनके पास गाड़ियां, मेरे पास भी गाड़ियां होंगी। जिस तरह ये अभी इनका नौकरों की बहार लगी हुई है, तो मेरे पास भी नौकरों की बहार होगी। ठीक है। तो उस लिए फिर मेरे जहन में आया कि ये तो काम मेडिकल ये करते हुए तो मैं सिवाय लोगों की जेबें फाड़ूंगा रात 12-1 बजे तक मरीज देख के, ये काम मेरे पास की तो बात नहीं है। एक तो मेरा दिल उस लिहाज से नरम था कि यार मरीज से पैसे लेना कोई मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं उसको ब्लैकमेल करूं कि मैं तेन ता ठीक करांगा, तेरा ऑपरेशन ता करांगा, पहले पैसे रख। हम्म, हम्म,
तो मैं कहा यार, जब और कमाने भी पैसे हैं, देखे ना, ख्वाहिश किसकी नहीं होती। सुहेल फारूक बिल्कुल। मुझे कहते होते हैं, डॉक्टर साहब ख्वाहिशात आपकी वही हैं जो सबकी हैं, याद आप, हम्म, हम्म, जब मैं कहता हूँ कि भाई पैसे रखो इधर, हम्म, तो बात यह है कि ख्वाहिशात तो वही थी। तो मैं, लेकिन वो रास्ता गलत था, मैं समझता था कि मरीजों की जेब पे हाथ डाल, तो वो मुझसे होता नहीं था। तो मैंने फिर अपने अब्बू को कहा, मैं कहा जी मैंने तो करना है कारोबार, तो इसको मैं शुरू करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो लिहाजा फिर मैंने बगैर अबू से 100 रुपया लिए हुए, बगैर किसी बैंक से 100 रुपया लिए हुए, मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। और वो 50 तरीके होते हैं इंसान के, वही होता है कि आपके पास देर वेर देर इज अ विल, देर इज अ वे। ट्रू। मैंने कारोबार शुरू किया 100 रुपए के बगैर, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली। और मैंने अ, जब मैं 29 साल का था तो मैंने एक बिल्डिंग खरीद ली। जब मैं 32 साल का था तो मैंने अपना घर भी अलग बना लिया, क्योंकि अब्बू से मेरे को इतनी अच्छे फिर ताल्लुकात नहीं बनते थे, क्योंकि मैं उनके साथ पर्सनैलिटी क्लैश इस तरह का हो जाता था कि मैं कहता था ठीक है, मैं भी तो कमा रहा हूँ ना, मेरी मर्जी है, अब मैं उजाड़ू ना उजाड़ू जो मर्जी मैं करूँ, ठीक है ना बच्चा है, मैं सारा कुछ ही उजाड़ दूँ, मैं तो खुद कमा रहा हूँ। तो फिर उसमें जिनके साथ मैं लगा हुआ था, वो मेरे जो कारोबार में जो उस्ताद थे, वो एक बाद में शुरू में वो भी ट्राईसाइकिल चलाते थे। जो उन्होंने मेरे साथ ही फिर पहले गाड़ी ली, फिर पजेरो ली, फिर उसके बाद वो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बने, फिर वो पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर बन गए पाकिस्तान के। फिर उन्होंने पाकिस्तान अखबार खोला, फिर हम सब ने मिलके बड़े बड़े, ये जितने आज बड़े बड़े जर्नलिस्ट और कई मरमरा भी गए, इन सब के इंटरव्यू लेके इनको मुलाजिम रखा। हम्म, मैं आपको नाम बताऊं तो आप वैसे ही परेशान हो जाएंगे कि ये सारे के सारे हमारे आगे इंटरव्यू पे बैठे होते थे, जब जब ये भी जवान ही थे ना उस वक्त, ये सारे जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं। फिर उसके बाद हमने कोड़े लगते भी देखे जियाउल्लाह के, फिर हमने जियाउल्लाह का जनाजा भी देखा। लाखों करोड़ों आदमी हमने भागते देखे और रोते देखे जनाजे में जियाउल्लाह के। आप लोगों को क्या पता इन बातों का, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर करते करते फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर में बन गया पाकिस्तान का। 24 ब्रांचें थी हमारी, हर ब्रांच में कुछ 100 भी बंदा था, तो 2403 हजार के करीब हमारा बंदा था। उसके साथ हमने फिर ये टेलीकॉम का बिजनेस किया, 8,000 पे फोन लगाए पाकिस्तान में। फिर ये फिर उसके अलावा कॉलिंग कार्ड लेके आए पाकिस्तान में। ये पीटीसीएल को भी कॉलिंग कार्ड उस जमाने में मैंने ही बना के दिया था, ये तो बाद में लेके आए थे, पहले हम लेके आए थे। पीटीसीएल का कॉलिंग कार्ड बाद में आया था, पहले हमारा कॉलिंग कार्ड आया था, और ये वर्ल्ड कॉल का कॉलिंग कार्ड आया था जो कि सलमान तासीर के पास था। फिर जैज को कार्ड बना के दिया उस वक्त, उस जमाने में। जैज ने गलती कर दी और इन्होंने उसमें कोई वो किया, मल्टीप्लिकेशन में एरर करके, तो नतीजा क्या निकला कि वो 1 साल में बैंकरप्ट होने लगा था ये मोबिलिक। फिर उन्होंने बंद कर दिया वो जो जैज का कॉलिंग कार्ड। फिर दोबारा से उन्होंने अपने अकाउंटेंट्स वगैरह बुलाए और उन्होंने उसको नए सिरे से इसको रीस्केड्यूल किया, उसकी अकाउंटिंग ठीक की, फिर दोबारा से इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया। कहने का मकसद ये है, मतलब इतनी मैं लंबी तमहीद ये बांध रहा हूँ कि मार्केट में इस तजर्बे का आदमी अगर आप कोई ले आए, मेरे सामने बिठा दें, मेरे साथ उसका मुनाजरा करा दें, तो मैं उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर। मैंने अपनी जिंदगी में ही पॉलिटिशियंस को नाचते भी देखा है और पीते भी देखा है और दुनिया की हर हरकत करते देखा है मेरे सामने है। हमने अपने खुद गेस्ट हाउसेस चलाए हुए थे, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है ना। इस्लामाबाद में ये सारे नशे को सेंटोरस, फराज देख लिए। जी जी, इस्लामाबाद में सेंटोरस के बिल्कुल पीछे हमारा अपना गेस्ट हाउस 10 साल रहा। फिर ये सेनेट और नेशनल असेंबली को मैंने इंडियन फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल 3,500 दवाइयों का मैंने कंपैरिजन बना के दिया कि इंडिया में उसकी क्या कीमत है, पाकिस्तान में क्या कीमत है। 3,500 दवाइयों को मैंने कंपैरिजन करके दिया, नेशनल असेंबली को भी और सेनेट को भी। वो आज तक किसी ने खोला ही नहीं, क्योंकि ये बजट बनते देखा है ना, बजट पाकिस्तान में एक सेक्शन अफसर बनाता है, और वो पुराने कंप्यूटर में उसने वो टाइप किया होता है, और उसमें वो उस जमाने में तो वाइटो मारते होते थे, जब वो टाइप करते थे जी जी। हाथ से, वाइटो मार मार के ना नई फिगर बना के तो बजट चला देते थे आगे। फिर उसके बाद जब कंप्यूटर आ गया तो वही डिप्टी सेक्रेटरी जो अपने स्टेनो से टाइप कराता था, फिर वो कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना शुरू हो गया, और वो नई वो जो नई वो पुरानी फिगर मिटा के ना, तो नई फिगर डाल के उसमें इज और दैट का कॉमा भी वो नहीं हटाता था। ये मैंने फेडरल गवर्नमेंट में भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी बजट बनते देखे। तो ये सारे अर्थ है। अच्छा, रिश्वतें, किस बंदे ने नहीं रिश्वत ली, ठीक है ना, और किस बंदे को मैंने रिश्वत नहीं दी, तो हर चीज का पता है मुझे पाकिस्तान। इसी वजह से मैं कहता हूं कि भाई डाका मारो मारो जहां पे पैसा मिलता है, लेकिन निकलो। मार्केट में भी आप कहते हैं ना कि जी लेके निकलो।
हाँ लेके निकलो। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि कई लोग जो अनपढ़ टाइप के आपके, या कोई जाहिल टाइप के, या उसके बाद जो उनका बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, या जो सतही लोग जो होते हैं, सुपरफिशियल लोग जो होते हैं, जो खानदानी भी नहीं होते, वो आके कुछ कमेंट्स भी कर रहे होते हैं आपके नीचे। उनको ये नहीं पता कि भाई, भाई मेरे मेरे एक्सपीरियंस का बंदा लेके तो आ जाओ कोई मार्केट में। मेरी मैं तो खुली किताब हूँ। मैं ना हाजी हूँ, ना नमाजी हूँ, ना पाजी हूँ, मैं तो सारा दुनिया का काम करता हूँ। मेरे पास इतनी मल्टीनेशनल्स की मार्केटिंग भी रही है दवाइयों की। मुझे नेम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक से एक बढ़ के दवाई पाकिस्तान में लेके आया, उसको मार्केट भी किया मैंने। मेरे साथ के बंदे सारे एमडी शेमडी सब रिटायर होके बैठे हुए हैं ना। वो कोई बंदा भी इस तरह ना मार्केट के अंदर है, ना वो मार्केट में इस तरह कमेंट करता है, ना वो दुनिया को गाइड कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा वो पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टर्स बने हुए हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, इवन फार्मा में ही बने हुए हैं ज्यादातर। और आई थिंक यही चीज, जब लोग जैसे आपने कहा ना कमेंट्स करते हैं, अच्छा ये एपिसोड, क्योंकि हम लोग एपिसोड में मैं और डॉक्टर साहब डिस्कशन नहीं करते कि आज हमने क्या बात करनी है, हम बैठते हैं और हम बस बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी ये पसंद है ना कि बात दिल से होती है। हम कुछ वी डोंट मेक अप थिंग्स, हम जो दिल की बात होती है वो करते हैं, मैं करता हूँ, डॉक्टर साहब करते हैं, सोहेल भाई करते हैं, हमारा तरीकेकार थोड़ा यही है। तो हमें नहीं पता था, मैंने मैंने तो ये स्टार्ट किया था कि मैं आऊंगा और मैं जो हम आजादी ऑफर लेकर आ रहे हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा, हम मार्केट के बारे में बात करेंगे। बट जब आप कहते हैं कि आपको अच्छा लगता है डॉक्टर साहब को सुनना और आप डॉक्टर साहब की कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, सो यू शुड ऑल्सो नो कि डॉक्टर साहब का क्या बैकग्राउंड रहा, जिसको कहते हैं ना खुली किताब, वो अपने बारे में बता रहे हैं। सो मैं ये आप सारे एक मिनट, एक्सपीरियंसेस जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बयान कर रहा था अपने साथ साथ, बिल्कुल। कि भाई और उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त। अब जो ये सारी जो आप लोग ढोल बजाते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान चांद पे जा रहा है, पाकिस्तान मरीज पे आ रहा है, ये सारे हमने भाई देखे हुए हैं, ये ढोल सारी उम्र बजते देखे हुए हैं। वही वही मैं बता रहा हूँ कि हम जब ये बात करते हैं तो फिर डॉक्टर साहब एक कम्युनिटी में तो डिस्कशन कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे लोगों को, हमारे पास यही चैनल है यूट्यूब या फेसबुक, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपसे डिस्कशन करें। और बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि फॉर्मेट लंबा है, डेफिनेटली वीकली शो है तो फॉर्मेट लंबा है, उसमें हमने सिर्फ मार्केट डिस्कस नहीं करनी होती है, हम मार्केट भी डिस्कस करते हैं, वो ऑब्वियसली आप लोगों का पैसा लगा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन देन व्हाट अदर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, पार्ट ऑफ इट इज साइकोलॉजी, एक्सपीरियंस, मैंने रिस्क गुर्बत भी मैनेजमेंट। देखी है, मैंने मिडिल क्लास भी देखी हुई है, ठीक है, मैंने एलीट क्लास भी देखी हुई है, मैंने इक़्तिदार के ऐवान भी देखे हुए हैं। बिल्कुल। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि उस्ताद जो है, अगर हम बात करें ना, जैसे बहुत सारे लोग हमेशा ये बात करते हैं कि द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, उनके भी उस्ताद थे ना बेंजामिन ग्राम। तो उस्ताद तो सबके ही गुजरे हैं और सिखाया तो सबने ही सबको है। और यही चीज, और हम वैल्यू ग्रुप के बगैर भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग दंगल देख रहे हैं, प्रोमो कोड के साथ इन्फॉर्मेशन जरूर जाएगा। आज हमारा डिटेल डिस्कशन तो सिर्फ इस पे हो गया, डॉक्टर साहब की हिस्ट्री पे, और हमने बात कहाँ से शुरू किया, देखें यही हमारा एक शो का फॉर्मेट है, शायद कि कोई चीज हम प्लान नहीं करते, वी जस्ट टॉक फ्रॉम स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। डॉक्टर साहब जरा मार्केट पर आते हैं, एंड रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है। इंडेक्स के बारे में मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, आपकी कमेंट लेता हूँ। एफएफसी के रिजल्ट को आप किस तरह देखते हैं? आई थिंक फर्टिलाइजर में ईफर्ट का भी रिजल्ट आया, एफएफसी का भी रिजल्ट आया। ईफर्ट का डिविडेंड वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव, इसको मैंने भी कवर किया था। एफएफसी बड़ा सॉलिड नजर आया, बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आई। अब आपको मवाजना करना हो बिटवीन ईफर्ट एंड एफएफसी, एज ए लॉन्ग टर्म बाय, आप किस शेयर को रखना पसंद करेंगे, कंसिडरिंग उनके नेट प्रॉफिट्स अगर एफएफसी के देखे जाएं तो 26% बढ़ गए। अगर आप ईफर्ट के देखते हैं तो ईफर्ट के कुछ खास नहीं हुआ, जो डिविडेंड भी है वो भी कुछ इतना खास नहीं है। हाउ डू यू सी एफएफसी एंड ईफर्ट? एफएफसी और रिफर्ट में तो पहला बड़ा फर्क तो उधर ही पड़ जाता है कि एफएफसी एक कॉन्ग्लोमरेट है, ठीक है, और ईफर्ट इज नॉट अ कॉन्ग्लोमरेट, वो एंग्लो एच है कॉन्ग्लोमरेट। तो एक तो फर्क ये पड़ जाता है। दूसरा ये पड़ जाता है कि ईफर्ट को गैस बहुत महंगी मिलती है, तो वो compete करना उसके लिए मुश्किल हुआ हो। जबकि एफएससी और फातिमा को गैस सस्ती मिलती है, और उनका रॉ मटेरियल सस्ता है, गैस ही सबसे बड़ा इसमें रॉ मटेरियल फर्टिलाइजर। तीसरी चीज ये है कि एफएफसी चूंकि कॉन्ग्लोमरेट है, तो इसमें जो अदर इनकम काफी बड़ी है जो शामिल होती है, तो उसकी वजह से उसका जो ईपीएस है वो बढ़ता रहता है। चौथी चीज ये है कि इसमें अभी भी डिविडेंड यील्ड जो है 7 to 8% ही है एफएफसी में, जो कि मैं ये समझता हूँ कि इसका जो मकसद है ना एफएफसी का, उसके मुताबिक नहीं है मेरे नजदीक। अभी भी 14 की जगह 20 रुपए इसका डिविडेंड एक टाइम पे होएगा या होना चाहिए। क्यों? जितने रिटायर्ड फौजी है ना, सब ने बैंक में पैसे रखने की बजाय, इसका 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 मकसद क्या था, ये फौजी फाउंडेशन का, एफएफसी का, एफसीसीएल का, इसका मकसद, इनका ये एफ एफ बी एल का, इसका मकसद ये था कि आपने रिटायरमेंट के बाद बैंकों के में पैसा रखने की बजाय आप इसमें रखेंगे, तो आपको बैंकों से हम ज्यादा रिटर्न वादा करते हैं। गारंटी तो कोई भी नहीं कर सकता, वादा करते हैं।
तो नतीजा ये होता था कि मसलन बैंक में अगर 20% का रिटर्न था, तो एफएफसी में 22% का रिटर्न था। बात समझ रहे हैं? जिस तरह 100 रुपए के ऊपर भी तो 10, 12, 15 रुपए, 20 रुपए मिल रहा था ना, जो मैं आगे बात कर रहा था कि उस वक्त देखें यील्ड बिल्कुल। क्या थी और अब क्या है। हम्म। उस वक्त यील्ड थी 22, 23%, 24%, और अब यील्ड 7% है। कीमत भी बढ़ गई। उस वक्त 100, 125 रुपया कीमत थी। अब जो है कीमत जो है वो 600 रुपया, 550 रुपया है। तो आपको मतलब पैसे भी ज्यादा, कमाई भी कम। ठीक है। तो मेरे नजदीक इसको अगर इस वक्त जो इसका मुनाफा है बैंक का वो 11% है, तो एफएससी को मिनिमम 13%, 13.5% तो देना चाहिए ना yield। तो वो दे नहीं रहा। उसके रीजन ये है कि इसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट करनी है, ये जो भी खरीदो फरोख्त कर रहा है पीआईए की, और जिस जिस की चीज की भी, जिस जिस चीज में भी ये पैसे लगा रहा है उसमें इसको पैसे चाहिए। और ये कैश रिच कंपनी है, तो ये अपने कैश उसमें लगा रही है। तो जिसका खमियाजा इन्वेस्टर भुगत रहा है क्या, कि उसमें आप ये देखें ना, अरसा दराज हो गया ये इस कीमत पे खड़ा है। 680 रुपए से तो ये टॉप ही नहीं रहा। ठीक है। ये 580, 75, 590, इस पे अरसा 7, 8 महीने, 9 महीने हो गए, ये साइडवेज चल शेयर। तो एक तो आप वहां पे नुकसान खा रहे हैं, ऊपर से यील्ड भी कम है 7% की। ठीक है। लेकिन मैंने उस वक्त कहा था, जब ये मार्केट चलनी शुरू हुई थी, कि एक टाइम आएगा, अभी 100 रुपए पे भी लोग 20 रुपए लेके खुश नहीं है। उसको याद है 40,000 पे इंडेक्स था। तो मैंने कहा था कि एक टाइम आएगा जब 100 रुपए पे 2 रुपए पे लोग रोएंगे, भागेंगे उसके पीछे कि मिल रहा है, जो मिलता है वो पकड़ो, क्योंकि कोई और कारोबार नहीं चलेगा। उस वक्त मैंने कहा था आपको। वही हुआ कि आप देखें लोग भागते हैं ऐसे शेयर्स के पीछे। जब उस वक्त ये लोग नहीं लेते थे, जब यही शेयर 120 रुपए का था और आपको 23, 25 रुपए दे रहा था डिविडेंड साल का। हम्म। तो इसमें एक एक मसला ये है कि ये अपनी जो अपने वादे वहीद हैं उससे ये कम दे रहा है डिविडेंड। और उसमें जो फौजी हजरात हैं जो रिटायर्ड हैं, जिन्होंने बैंक में पैसा रखने की बजाय इसके अंदर लगाया हुआ है, वो उनको पिंच कर रहा है। मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, क्योंकि उनको उसमें नहीं रिटर्न आ रहा जिस तरीके से उन्होंने पैसा लगाया। हाँ, ना कैपिटल गेन उस तरह का मिल रहा है। देखा ना, हर कोई 100 रुपए से लेकर तो नहीं बैठा हुआ। हम्म। अब जो नए नए लोग आते हैं वो तो कोई 500 रुपए पे भी खरीद रहा है, कोई 550 रुपए भी खरीद रहा है। तो वो तो फंस गए ना, वो लेके बैठे हुए हैं और 7% यील्ड के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इस तरह एक बाकी रह की बात है इफर्ट की। तो उसको रॉ मटेरियल महंगा, उसका जो मालक है वो बेचारा मार मरा गया, शहजादा जो था वो सब मरीन में। उसके जी। बाद वो जो जो अब्बा है वो दुबई शुबई निकल गया। तो अब उसमें वही बात है कि नहीं इंटरेस्ट है इतना, और वो नहीं कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लाते हैं। तो उसमें अब एक इनकी इन्वेंट्री इतनी पड़ी रही, ऊपर से सैलाब आ गया था, अब फिर सैलाब के चांसेस हैं। तो उसके बाद इनकी इन्वेंट्री में पड़ी रही, अभी भी पड़ी हुई है डैप शैप की, नहीं बिक सका है पूरी तरह। किसानों ने नहीं लिया, किसान वैसे ही मरा पड़ा है उसमें, गंदम शंदम के चक्कर पड़े हुए हैं, और भी मसले पड़े हुए हैं। किसान की हालत इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान। जराई जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो खराब चल रही है, जिसके नतीजे में वो खाद भी कम ही डाल रहा है, पैदावार भी कम हो रही है, पाकिस्तान को प्रॉब्लम पड़ी हुई है, एक्सपोर्ट्स भी कम है, ये सारी फलों की भी हर चीज की भी एक्सपोर्ट कम है, गल्फ की वॉर चल रही है। तो उसमें मतलब पाकिस्तान को ये सारी एक्सपोर्ट प्रॉब्लम्स पड़ रही है। और जो हमारा ज्यादा जो मेन रीजन था गल्फ ही था ना, तो उस तक वहां तक तो बहरी जहाज ही पिछले 6 महीने हो गए नहीं जा सक रहा। तो उसमें ये सारे पड़े हुए, तो हमें अब ये जो है ना ईफर्ट, इसका ये है कि मैंने ये हिसाब लगाया था कि ये नीचे आके रेस्ट करेगा 200 EMA के ऊपर मंथली। मंथली 200 EMA तक ये जाने का चांस है, जो कि 150 समथिंग बन रहा था। पता नहीं, अगर आप कहते हैं तो मैं चार्ट खोल के दिखा देता हूँ। बस अभी इसके बाद कॉन्वर्सेशन में चार्ट खोलेंगे, हम काफी सारे चार्ट मैं आपसे तो बुलवाऊंगा अभी। मैं आपको एफएफसी और इसके दोनों का चार्ट खोल के बता दूंगा कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात की एंग्रो होल्डिंग, जब हमने कॉन्ग्लोमरेट की बात की तो हमने कहा एंग्रो होल्डिंग, बट एंग्रो होल्डिंग डिविडेंड तो नहीं दे रहा। तो अगर हम कंपैरिजन भी करते हैं बिटवीन एफएफसी एंड लेट्स से एंग्रो होल्डिंग, अगर चले हम ईफर्ट और एंग्रो होल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो एंग्रो ईफर्ट से शिफ्ट करना चाहिए एंग्रो होल्डिंग में, बिकॉज दैट्स द कॉन्ग्लोमरेट, वो अर्निंग शेयर करता है अपनी सब्सिडीज की, लेकिन डिविडेंड नहीं दे रहा। नो नो, अगर आपने इन्हीं फर्टिलाइजर सेक्टर में ही रहना है, तो फिर एफएफसी इज द चॉइस। अच्छा। ठीक है। और वो जो फातिमा है वो, उसको मैं इस वजह से नहीं मानता कि एक तो वैसे ही बहुत स्लो है। आपको पता है फातिमा जिनकी कंपनी है, उसमें एएसएल देख लें, आयशा स्टील देख लें, कोई भी उनकी कंपनी देख लें,
मुझे तो वो उनमें कोई प्रोग्रेशन नजर ही नहीं आती। मतलब मुझे, मैं उनको कभी, वो कहते हैं जी हम टिल्ले माठे ही ठीक है। तो वो जब आप तो टिल्ले माठे ठीक है, लेकिन आपके पास तो रोल्स रॉयसेस है, आपके शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता। तो आपने जैसे एफएफसी की बात की, आपने कहा कि एफएफसी ईफट के मसले, हम गैस का मसला तो समझते हैं कि गैस, महंगी गैस का तो एक प्रॉब्लम है, बट ये जो ऑफ टेक्स का प्रॉब्लम है, अगर हम एफएफसी और ईफट को कंपेयर करते हैं तो एफएफसी के ऑफ टेक्स वर गुड, बट ईफट के तो ऑफ टेक्स भी अच्छे नहीं थे। तो ये क्या मसला है, किसान एफएफसी से ले रहे हैं या ईफट से क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि फर्टिलाइजर तो जरूरत तो है हमारी इंडस्ट्री को भी, यार एग्रीकल्चर वह को भी, तो इसका एफ एस सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना, वो इनसे बहुत ज्यादा तगड़ा है। सही है। अच्छा। क्योंकि एफ एफ सी के पास मैन पावर बहुत है। हम्म। पूरी फौजी फाउंडेशन उसकी मदद को चलती है, तो वो बहुत अच्छे, मतलब उनका उनका जो अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ना, बहुत अच्छा है बनिस्बत ईफर्ट। और आपको लगता है कमिंग क्वार्टर्स में ईफर्ट का डिविडेंड बेहतर हो, या उसके जो प्रॉफिट्स हैं या ओवरऑल रिजल्ट्स पे कोई इंपैक्ट है? अगर किसी ने होल्ड किया हुआ है ईफर्ट एज एन इन्वेस्टमेंट, तो वो रख सकता दो है? दो दो रुपए से, मेरी बात सुने, 2 रुपए से 4 रुपए हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी रख सकते हैं ईफर्ट, बट अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो एफएफसी वुड बी द फर्स्ट चॉइस, बट अगर किसी का ईफर्ट रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मतलब है कि ये नीचे आएगा, मैं आपको बताया कि अभी ठीक है। इसको नीचे आने दें, अभी इसको खरीदने का टाइम नहीं है, इसको पहले सही देखना है। पड़ेगा कि कहाँ पाँव लगाता है। अभी तो इसका रिजल्ट गंदा है, अभी इसने हम्म, उसको एडजस्ट करना है। सही है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। एच कार, एच कार ने तो कमाल का रिजल्ट ही दिखा दिया। मतलब एच कार वो कंपनी जो हम लोग डिस्कशन करते थे कि फंसी हुई है कंपनी, गाड़ियां एकदम 200% इंक्रीज। मैं तो रिजल्ट देख के, मैं तो 1 मिनट के लिए देखा, मैंने कहा इंटरेस्टिंग। क्या टेक है आपका एच कार के रिजल्ट पे? यार इसमें यह है कि देखें, इंडस और एच कार अभी भी अपने आइस इंजन बेच रहे हैं। इंडस की यारस बिकती है और होंडा की सिटी बिकती है, ठीक है। और उसमें गवर्नमेंट भी लेती है। देखिए मेरी बात सुन, मैं आपको बहुत खुल के बात बताऊं। जो होंडा, टोयोटा और सुजुकी, ये 30 30 40 40 साल हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इनका जो डिलीशन प्रोग्राम है ना, जो ये जो पार्ट्स बनते हैं पाकिस्तान में, ये 50 60 70% पे पहुंचा हुआ है। मसला सिर्फ इंजन का ही पड़ा हुआ है ना, कि ये पेट्रोल का इंजन है और वो जो दूसरे जो आपको इलेक्ट्रिक इंजन दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक इंजन, आपको पता है कि ये बरसात के अंदर ये जो बिजली वाले हैं, ये सारे बंद हो जाते हैं, पता? जी। इनकी इनकी बैटरियां नीचे लगी हुई है ना। हम्म। मुझे बताएं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे स्विमिंग पूल बन जाती हैं सड़कें, तो जो जिसके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो फिर निकालनी बंद कर दे, क्या करे? मुझे मतलब लगता है ये इलेक्ट्रिक कौन गाड़ी सा तो वैसे भी दुनिया, लोगों ने प्राइमरी गाड़ियां रखी नहीं है, मेरे ख्याल से लोगों ने सेकेंडरी गाड़ियां चला रहे हैं। तुम चले। हाँ हाँ, अच्छा, अब यानी कि पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो 14.5 से 16% के दरमियान है। हम्म। और वो इनको 30 30 साल हो गए हैं दुनिया में आए। हम्म। तो पाकिस्तान इतना भी जुगाड़ू नहीं बना के वो सारी दुनिया में तो 12 14% है, तो पाकिस्तान में वो जंकिस्तान बन जाए और वो 70 80% ले जाए ईवीस। हम्म। ये एक फ्रॉड का सौदा है। ठीक है, आपको वो पेट्रोल की बचत होती है, लेकिन एच आप कार तो यकीन बना नहीं रहा करें। ईवीज, लेकिन तो हाँ इसीलिए हाँ, आपको आइस इंजन है। और अच्छा, एक और चीज है कि इनका जो वन टाइम गेन आया है, जो एसआईडीसी की जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स के ऊपर आया है, वो भी आई थिंक 1.5 अरब के करीब आया। तो आपको लगता है ये इस क्वार्टर में, इसलिए कि एक अदर इनकम से पैसे अच्छे आ गए तो क्वार्टर अच्छा क्लोज हो गया, बट आगे शायद क्वार्टर्स फिर फ्लैटिश हो जाए? और इन्वेस्टमेंट, आपको लगता है इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है कंसिडरिंग दिस क्वार्टर विद द वन ऑफ गेन्स? यार अभी तो मैं ऑटो में इन्वेस्टमेंट के बहुत खिलाफ हूं। जब तक मैंने तो ऑटो आपको पॉलिसी अभी बताया था, फाइनलाइज भी नहीं हो रही ना। ऑटो पॉलिसी फाइनलाइज नहीं हो रही, लोगों की जेब में पैसे नहीं है, पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। ठीक है, अभी भी आप किसी भी बंदे से ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो यही कहता है कि दुआ करके गड्डियां ना ही भी कर। क्यों? कि पाकिस्तान के डॉलर जाते हैं ना। अब ये मैंने आपको ये बताया कि ये जब हम ये आइस इंजन लेके आ रहे थे तो सिर्फ हम ज्यादातर इंजन लेके आ रहे थे। अब तो हर चीज ही बाहर से लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान में तो कुछ बन ही नहीं रहा। वो सारे के सारे ये जो जो कुछ भी है ये जंकिस्तान का, ये सारा का सारा बाहर से आ रहा है और उसके आप डॉलर जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर वो $100 की 50 गाड़ियां बिकती थी 2015 में, फर्ज करें, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, और अब आके अब दोबारा $100 पे पहुंचे हैं, लेकिन अब उसकी बिक रही है 10 गाड़ी। हम्म। सेल ज्यादा हुई है कि कम हुई? कम हो गई। तो ये कहने का ये मकसद है कि एक डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है जहां लोगों के पास पैसे नहीं है और लोग अपना गाड़ी लेना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, और जो लेता है तो वो फिर घटिया क्वालिटी की गाड़ी ले रहा है, जो कि वो या तो ना कि मैं अपनी जिंदगी में
बढ़ता जाऊं आगे से आगे। टोयोटा था, टोयोटा के बाद मैं मर्सिडीज पे आया, मर्सिडीज के बाद मैं ऑडी पे चला गया, ऑडी के बाद मैं बेंटले पे चला गया, बेंटले। या तो मैं इस तरह कर रहा हूँ जो दुनिया में तरीका कार से का राजुल वक्त है। हम्म। ठीक है ना। तो अब मेरा क्या है कि मैं तो वो होंडा पे था, पहले होंडा अकॉर्ड पे था, उसके बाद मैं वो आ गया उस पे सिविक पे, तो उसके बाद गिरता गिरता मैं सिटी पे आ गया, फिर गिरता गिरता फिर मैं स्विफ्ट पे चला गया। तो मेरी तो ये बात सूरत हाल चल रही है। तो उस सूरत हाल में मैं ये जो आप जो भी आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सैलाब लेके आ रहे हैं, इनके पास कोई डिलीशन प्रोग्राम नहीं है। आप इस चीज को ये बहुत बड़ी बात मैं आपको अंडरस्टैंड, क्योंकि आप लोग नहीं इतना टाइम देते ना। आप ये जितने सीईओ हैं, जमाली साहब को मैं सुन रहा था इंडस के जो, तो वो यही बताते कहते हैं 5 साल के बाद सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये जौन सी मर्जी पॉलिसी ले आए। उन्होंने कहा कि चीज हमारे पास सारी है। मतलब टोयोटा वाले कह रहे हैं कि मेरे पास आइस भी है, हाइब्रिड भी है, इलेक्ट्रिक भी है। आप एक दफा पॉलिसी ले आए, मैं तो उसने कहा कि मैं 4 महीने हो गए फैक्ट्री बंद की हुई है, पॉलिसी ले आए। कहता मैं ले आऊंगा तो मेरा तो जो जो पार्ट्स बन रहे हैं उसी में मैंने ये जुगाड़ लगा के चीजें फिट कर देनी है। तो मेरी गाड़ी फिर भी ज्यादा बिकनी है, बेहतर बिकनी है, सस्ती बिकनी है बनस्बत इन सारों के जो कि चीन से हर चीज इंपोर्ट करके ला रहे हैं। तो लोगों को तो ये बात पता नहीं है, लोग तो बेचारे बिल्कुल जाहिल टाइप लोग हैं, और वो यूफोरिया में बहते हुए और एक्सुबरेंस में बहते हुए ये दुनिया, हाँ, ये हर्ड मेंटेलिटी इसी को तो कहते हैं। तो बट मुझे जो याद है भी डॉक्टर खरीदी साहब। जा रहे हैं, जो भी खरीदी जा रहे हैं, वो 6-8 साल के बाद मुझे बताएं ये हेवल ने कितना डिलीशन कर लिया। चलो मुझे बता दें, आपको काफी देर हो गई है इसको पाकिस्तान में, बता दें मुझे क्या डिलीशन है इनका। कुछ भी नहीं है, ये दे आर जस्ट असेंबलर्स, पेंट कर रहे हैं चीज। और वो जो भी चीज ला रहे हैं वो बाहर से, मतलब इनका पूरा का पूरा फैक्ट्री चले जाए वो पेंट ही हो रही है। पूरी उस पूरी फैक्ट्री में जो इनकी एक्सेलेंस है ना, पेंट में है। अच्छा डॉक्टर, मुझे याद है क्योंकि बात इलेक्ट्रिक कार से निकली है तो मुझे एक सवाल याद आया। हम लोग दंगल में शो कर रहे थे एंड आई रिमेम्बर सोहेल भाई के साथ वो एपिसोड था, उसमें हमने हबको की बात की थी। और मेरा सवाल था आपसे कि आपको हबको एज अ वैल्यू बाय लगती, तो आपने कहा था बिल्कुल लगती, क्योंकि वो एक्सपैंड कर रहे हैं विद द व्हीकल इंडस्ट्री, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक कार्स। तो फिर अगर इलेक्ट्रिक कार्स का फ्यूचर नहीं है, मेरे ऐसे ही जेहन में सवाल आया। एक फ्यूचर तो है भाई, फिर लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा पेट्रोल के तो क्या करेंगे मुझे बताएं। लोग तो वो आगे खोता भी बांध लेंगे गाड़ी के, तो गाड़ी तो चाहिए ना। अच्छा, यानी फ्यूचर है, बट तो हम मैंने कब कहा कि फ्यूचर नहीं है। और भाई लेकिन ये इनको बाद में पता चलेगा कि हमने सौदा अच्छा किया है या बुरा किया है। एक तो जब ये लेकिन देखे ना, जब ये बारिशें होंगी तो लग समझ जाएगी कि जिस चीज की गाड़ी खराब होगी और जिस चीज की बैटरियां खराब होंगी। तो इस तरह तो अगर लेट्स से हम ये, क्योंकि बहुत अब तो सोशल मीडिया इतना एक्सपैंड हो गया कि बहुत सारे लोग वहां से चीजें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अगर तो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में है उस सेगमेंट में, आपको लगता है कि अगर बहुत ज्यादा अवेयरनेस आती है विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल या पॉलिसी इस तरह की आती है, चीजें अगर फाइनलाइज होती हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा? और अगर सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो गुर्बत गुर्बत में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता होता, जिस देखे लोगों को गाड़ी चाहिए। ये जो पाकिस्तान में जो कार डेंसिटी है इतनी तो कम से कम रहेगी ना, 1000 में से ये 2 4 5 लोगों के पास तो 20 लोगों के पास तो गाड़ी रहेगी ना। इंडिया में 350 लोगों के पास गाड़ी है, ठीक है ना। तो ये वाली ये जो 20-30 वाली डेंसिटी तो रहेगी, तो ये लोग ये लेते रहेंगे, और ये और कोई अमीर लोग थोड़ी हैं। ये मतलब जो इनके हाथ आएगा, जो भी इनको अफोर्ड करेगा। आप देखे ना, आप लैंड क्रूजर नहीं ले सकते, मैंने देखा है ना, जो लोग लैंड क्रूजर अफोर्ड नहीं कर सकते वो चुप करके टैंक पे ले चले जाते हैं। अदरवाइज जिसके पास 8-10 करोड़ रुपए है वो चुप करके, वो तो टैंक का सोचता भी नहीं है, आराम से लैंड क्रूजर लेता है, घर जाता है। मैं तो रोज देखता रहता हूँ कि यार इन लोगों का क्या सिलसिला है बताए। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा था आप टैंक लेंगे, आपको अच्छी लगी थी, आपसे मेरी बात हुई तो लगी नहीं, लगी मुझे मैंने अच्छी कभी नहीं बिल्कुल। कहा, अल्लाह की कसम मैंने नहीं कभी कहा। मैंने नहीं कभी हमारी कहा, बात हुई मैंने थी। कहा अलामिया, अलामिया ऐसा टाइम ना लाए कि मुझे ये चाइनीज गाड़ियां चलानी पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, एज का अगला क्वार्टर आप किस तरह देख रहे हैं? आपको लगता है कि बेहतर होगा? और इन्वेस्टमेंट के हवाले से किस तरह की लगती है, कंसिडरिंग इट्स फंडामेंटल? फिर हम टेक्निकल पे चल के दो चीजें डिस्कस करते रहेंगे। बट ये उतार चढ़ाव इसकी ना, वॉलिटिलिटी क्या, एक क्वार्टर अच्छा आएगा एक बुरा आएगा, कोई ये नहीं है कि ये आसमानों पे जा रहा है। ना इसकी सेल कोई आसमानों को छूनी है, मतलब कि बस ठीक है, सो ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेपल लीफ सीमेंट के भी नंबर्स आए हैं, जो हमारे पास स्टैंड अलोन प्रॉफिट्स है वो सब 2.5% से बढ़े हैं, ईपीएस थोड़ी नीचे है। हाउ डू यू सी इट? अच्छा, पायनियर सीमेंट ने भी जो है वो मेपल लीफ के लिए जो है 4 बिलियन का जो लोन है वो अप्रूव करवाया है। मेपल लीफ में भी काफी ज्यादा न्यूज है कंसिडरिंग इट्स डाइवर्सिफिकेशन, फिर पायनियर सीमेंट का एक्विजिशन, हॉस्पिटल इंडस्ट्री। मैं मेपल तो लीफ और सिटी नंबर्स फार्मा को एक जैसे ही देखता हूँ। मुझे याद है, मैं पता नहीं वो ऑफिस में कभी बात कर रहा था कभी सिटी रीट, फार्मा की कुछ। कभी वो रीट चलता है, कभी वो अस्पताल बनाता है, कभी वो कॉलोनी बना रहा होता है, ठीक है ना। इसी तरह मैपल लीफ का भी ये अस्पताल बना रहा है, फिर उसके बाद ये कभी कुछ खरीद लेता है, कभी कुछ खरीद लेता है, मिला जुला बढ़ के तो जो जाएगा कर सिटी रखे। फार्मा, मुझे लगता है। आपको लगता है सब सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने शेयर होल्डर्स को नहीं कुछ देना, याद रखें। कैपिटल गेन मिल जाएगा ना? अगर बढ़ जाएगा तो शेयर होल्डर्स कैपिटल गेन तो एंजॉय करेंगे।
वो तो मिलेगा। लकी सीमेंट में भी अरसा दराज से मैं देख रहा हूँ कैपिटल गेन के लिए लोग बैठे ही हुए हैं, कहाँ मिल रहा है? तो मेपल, अच्छा, गुड, ये गुड क्वार्ट्स गुड क्वार्ट ऑब्जर्वेशन। सीमेंट में भी क्वार्ट सीमेंट में भी कैपिटल गेन कहाँ मिल रहा है मुझे बता दें, ये क्वार्ट सीमेंट भी कुछ नहीं देता। अब क्योंकि अगेन मुझे लकी से याद है, लकी अब क्योंकि कॉन्ग्लोमरेट बन गया, आपको लगता है मेपल जिस तरह डाइवर्सिफाई कर रहा है, इट विल बी नेक्स्ट लकी, कंसीडरिंग इट बिजनेस, ऑब्वियसली टाइम लग सकता है, बट आपको लगता है मेपल लीफ को आप किस तरह रेट करते हैं फंडामेंटली, यार ये उनकी सारे मैनेजमेंट को? सारे है ना, मेरी बात सुने, ये जो सारे हैं ना, देखें ये सारे के सारे या हाउसिंग कॉलोनीज बनाएंगे तो या एयरलाइंस खोलेंगे, बस कानून नहीं कुछ देंगे। कैपिटल गेन मिलेगा हमें? अगर आसान तरीके से समझे, कुछ कैपिटल गेन हमें मिलेगा, हम ये कमा जो ये सकेंगे जो ये कैपिटल जो गेन से? देखें, ये जो आप कैपिटल गेन की बातें मुझसे करते हैं, ये 6 लोग मिलकर फैसला करते हैं कि कैपिटल गेन देना है कि नहीं देना। मुझसे ये वाला फ्रॉड क्वेश्चन ना किया फिर। मैंने कहा, मैं मैंने तो दोस्तों के मैंने नोट करने दें तो, तो डॉक्टर टेक्निकल में तो पता चलता है ना, यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस है या हाँ, तो इतना। वो मैं कहता रहा हूँ कि वो आप डाका मारे, वो तो मैं आपको लगवाता दूँ, साथ साथ मिलकर डाका लगवाता हूँ, लेकिन मैं तो आपको वैसे मैं मासूम इन्वेस्टर्स को और मासूम लोगों को बता रहा हूँ जो कि इस चक्कर में कि बस ये ले लिया तो अब इसमें से मैं 200% लेके निकल जाऊंगा। ऐसे नहीं होता, ये आपको टाइम पे चीज पकड़ के टाइम पे बेचनी पड़ती है। इतनी लंबी डॉक्टर तमीज बांधने का मकसद ये है। मैं ये किसी को बुरा नहीं कह रहा, ना मैं चाइनीज गाड़ियों के ना उनके शेयर्स को, किसी चीज को बुरा नहीं कह रहा, हर चीज में डाका लगना है। वो हम मारेंगे साइड पे हो जाएंगे, हमने इन पे वसा नहीं खाना, सीधी बात है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। सीएसएपी 25% से ऑलमोस्ट ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, डिविडेंड भी दिया है 35% का। किस तरह की लगती है आपको इस सेक्टर के अंदर जो नंबर्स आए हैं, हाउ डू यू सी इट? इसमें इसमें भी यही है कि आपने वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अब आपकी ईरान की गैस पाइपलाइन खुल जानी है और सी पैक भी हो जाना है और ये भी हो जाना है, और उसके बाद गैस की लहरें बहरें हो, यानी एलएनजी सारी इसमें चलनी है, तो सी सैप की जो पाइपें बिछनी है और पूरे पाकिस्तान में पाइप ही पाइप हो जाना है, तो उस चक्कर में बस ठीक है, बढ़ रहा है। पूरे पाकिस्तान में गाड़ियां गाड़ियां हो जाएंगी, पूरे पाकिस्तान में पाइप पाइप हो हाँ। जाएंगे, ये तो हाँ। चीजें। और देखें, जो कुछ आप ढोल बजा रहे होते हैं 2-4 साल के बाद उसी ढोल को पीछे ले आते हैं। अभी कल ही आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि सॉरी यार वी हैव फेल्ड, खुल के कहा, और क्या वो करे बताए बेचारा। वो जो बिल्कुल डॉक्टर आपके साहब। पॉलिटिशियंस हैं, वो जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपके बेचारे जो मासूम किस्म के जो होते हैं, ये हमारे फौजी हजरात, उनको पता नहीं कौन कौन से बाग दिखाते हैं कि मेरा ब्रंडर थ्रोड भी मेरा है, मेरा शादमी भी मेरा है, और ये अरबा रुपये ना कोले, मैं जो आवांगा तो मैं खरबा रुपये की इन्वेस्टमेंट करा देंगे, सारे मेरे दोस्त भी ने, सऊदी भी मेरे दोस्त ने, फलां भी मेरा दोस्त है, ठीक है ना, मैं इन्वेस्टमेंट की लहरा बहरा ले आवांगा। तो बेचारे मासूम लोग होते हैं, वो यकीन कर लेते हैं कि अच्छा भी ठीक है, इनको ले आओ, तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट, पता है वो बाद में 3-4 साल गुजर जाते हैं, पता चलता है जो हाथ में था वो भी निकल गया। कल तो यही बात की है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने, सीधी बात है, वो तो कोई सियासी आदमी तो नहीं है। हम्म, अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, करंट उसने तो अफेयर्स। साफ कहा है कि भाई साढ़े हाथ खड़े ने तो हम ये फेल्ड। मैं क्या बताऊं उसको। डॉक्टर साहब कुछ न्यूज पे और जरा करंट अफेयर्स पे चलते हैं। रिजल्ट तो हमने कोशिश किया कवर करें। जंग का क्या लगता है आपको? जिस तरह अब ये खबरें आ रही हैं, ऑयल मैंने 84 जनवरी में, 85 डॉलर पे जब ट्रेड हो रहा मैंने है। जनवरी में मेरे इंटरव्यू को निकाले जनवरी में, जब मैंने कहा था कि ये जंग कई महीनों और कई साल चलेगी, मुझे बता दें, जिसको लोग समझते थे कि ये 5 रोजा जंग होगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਓ, 10 2 ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਓ, ਜल्दी जल्दी कराओ नहीं तो मर जावांगे मर जावांगे, ठीक है ना। तो आपको वो वाली आदतें पड़ी हैं पूरी कौम को। तो वो कौमें हैं जो कि कई कई साल, 8 साल 10 साल इराक और ईरान की जंग रही, फिर पता नहीं कुवैत और इराक की जंग रही कितने देर, फिर इसका मतलब है कि ये तो सारी वो कौमें हैं जो सालों साल जंग लड़ती रहती हैं और वो ठुस 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 चलता ही रहता है। उस वक्त मैंने आपको कहा था, मैं कहा भाई ये तो लगता है कि कई महीने और कई साल चलेगी ये जंग, क्योंकि वो लोगों ने पढ़ा ही नहीं कि ईरान की जो कौम है 5,000 साल पुरानी है, और लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं कि जो उसका जोग्राफिया ऐसा है कि उसके अंदर हमला हो ही नहीं सकता। जी डॉक्टर साहब, एक खबर मेरे सामने आई थी कि सऊदी अरब का एक ग्रुप है, विजन ग्रुप, वो कुछ $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाह रहा है। फिर हम अगर देखते हैं सऊदी अरब रोल उससे रोल ओवर कर दिया हमारे पास कतर का भी डेट। करना चाह रहा है, सऊदी अरब का भी करना जी। चाह रहा है, कतर भी तो करना चाह रहा तो है, ये कुवैत अच्छा, भी करना चाह उसके उसके बाद हम अमेरिका को भी कह रहे हैं कि $10 बिलियन, जरा हमारे हमने जो दोस्ती उस्ती कराई है, जरा उस पर भी रहा है। जी जी। कुछ देखें आप। तो कुछ ऐसा लग रहा है डॉलर शॉलर आएंगे मुल्क में, कुछ हमारे जो जो रिजर्व्स हैं आपको लगता है स्टेबल होंगे इन टर्म्स ऑफ, अगर हम नंबर्स की बात करते हैं मैक्रो, क्योंकि अब तो कुछ इस तरह की इंडिकेशन आ रही है ना कि जैसे आपने भी कहा कि सऊदीया कतर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ यूएस देख लेगा, कुछ हमारे डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स सऊदीया के साथ, कुछ सऊदीया का कर्जा रोल ओवर। तो नंबर्स को किस तरह देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अगर आपकी जरूरत उनको उसी तरह ही रही जिस तरह की अब नजर आ रही है, तो ये डेफिनेटली देंगे पैसे, ठीक है ना। और अगर हम हमारी जरूरत ना रही, सुलह सफाई होगी, तो फिर हमें डंप कर देंगे। जिंदगी भर यही होता है, सारी जिंदगी हमने देखा है
अमेरिकी एड भी आती थी, फिर अमेरिकी एड बंद भी हो जाती थी, कभी प्रेसलर अमेंडमेंट आ जाती थी, कभी कोई अमेंडमेंट आ जाती थी, हमें पाबंदियां ही रहती है सारी उम्र। और कभी अमेरिका वो अपना नल खोल देता है, कभी अमेरिका बंद कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, क्योंकि अभी जंग आपने कहा था कि ये आपने ऑब्वियसली हमारी दंगल में भी बात हुई हुई है और ये ऑन गोइंग है, और अब इसकी वजह से ऑयल एज अ कमोडिटी बड़ी नजर होती है उस पर कि क्या ऑयल का प्राइस चल रहा है, क्योंकि पीएसएक्स भी उससे प्रेशर लेती है। कंसिडरिंग कि अगर ये लिंगर ऑन करती है और ऑयल अपने कोई बुलिश ट्रेंड में चला जाता है, लेट्स से 90 ऊपर चला जाता है, आपको लगता है फिर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, क्योंकि हमारे तो अब जो फ्यूल के रिविजन हैं वो भी डेली बेसिस पर हैं, तो आपको लगता है इन्फ्लेशन के नंबर्स तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगे, तो आपको लगता है जो इंटरेस्ट रेट का साइकिल है वो रिवर्सल वापस बढ़ने की तरफ जा सकता है? जी, अगर जंग जारी रहेगी और पेट्रोल जो है $85 से ऊपर रहेगा तो इन्फ्लेशन आएगी, इन्फ्लेशन आएगी तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे। आप आईएमएफ के अंदर। हम्म। और डॉक्टर साहब, रिफाइनरी पॉलिसी का भी अप्रूवल पीएम साहब की तरफ से आया था, तो $6 बिलियन की रिफाइनरी हम्म। पॉलिसी आ रही है, और आप रिफाइनरी पीआरएल को हमने लास्ट शो में अब मैं बस टेक्निकल्स पे जाऊंगा, बट ये आपसे एक लास्ट कमेंट हूँ कि पीआरएल को हमने लास्ट शो में डिस्कस किया था, मतलब रिफाइनरीज में हमने सिनर्जी को भी किया था, पीआरएल को भी किया था, अटक को भी किया था, बट पीआरएल को स्पेसिफिक हमने कहा था कि अभी तेज है, यहाँ पे भी लिया जा सकता है, और अभी उससे अपना पुराना आई की तरफ वो गया भी है। तो हाउ डू यू सी रिफाइनरी पॉलिसी एज अ होल? अब आपको लगता है रिफाइनरीज में अभी भी जगह है, और कब तक मटीरियलाइज होंगी देखिए चीजें? एनआरएल ने, मैंने आपको कहा था ना कि पैसे चाहिए, एनआरएल ने तो सकूक लेने तो वो क्या सकूक क्या खरीदने का या पता नहीं लेने, वो क्या बांटने का प्रोग्राम आज खबर थी कि जी सकूक देने लगे हैं, पता नहीं। ठीक है ना, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए सकूक का बंदोबस्त कर रहे हैं, तो लेकिन है कि पता नहीं होता है कि नहीं होता है। लेकिन बात यह है कि इतने हर एक को 8-8 10-10 5-5 3-3 4-4 5-5 बिलियन डॉलर चाहिए। वो पता नहीं अभी कहाँ से आएंगे। अभी कतर का सुना था कि वो पाकिस्तान रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन वो अपनी रिफाइनरी लगाएगा कि इन्हीं में से किसी को खरीद के तो अपग्रेड करेगा, आई डोंट नो। बट रिफाइनरीज में ओवरऑल जगह बात, नजर आती है आपको? हाँ उसी में जगह आएगी ना, जिसको कतर खरीदेगा और उसको अपग्रेड करेगा, उसी के अंदर जगह होगी ना। सही, बिल्कुल सही है। और आई थिंक पाकिस्तान रिफाइनरी को तो अपग्रेडेशन भी और ज्यादा अगर अगर रिक्वायर्ड। अगर किसी ने ना खरीदा तो बस एटीआरएल के पास अपने पैसे हैं, ठीक है ना, मैंने आपको आगे भी बताया था, तो वो तो ऊपर को निकल जाएगा, जी। वो शुरू कर देगा ठुक ठुक करनी अपनी। और अगर सऊदीया ने भी इन्वेस्टमेंट की तो अपनी रिफाइनरी लगा दी, तो फिर तो उन्हीं की रिफाइनरी चल रही है, फिर साड़ी रिफाइनरियां किस तरह चल रही है? साड़ी रिफाइनरियां तो बल्कि बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये सारा का सारा फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस कर रही होंगी, वो सारा का सारा रिफाइंड ऑयल प्रोड्यूस कर रही ऑयल होंगी। पे उन्होंने दी बिकेगा, हमारी साडा हाइड्रो कितने। स्किमिंग है उनकी, जिस बिल्कुल हमें यूरो 5 पे अपग्रेड करना है डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक और चीज बताइएगा। वसल मुदारबा 2 दिन से कैप लगा रहा है, सारे मदारबे लगा रहे हैं, तो क्यों दूसरी ये नॉर्म ही। ये और एक तो कैसे पकड़े इस मैंने कैप कहा को? 6 बंदे, और भाई मैंने कहा कि 6 बंदे मिलकर फैसला करते हैं कि अब किस में जुआ खेलना है, ठीक है ना। अच्छा। आपको बात नहीं समझ आती? नहीं, मुझे वापस समझने में मजा आता है एक्चुअली। मैं अच्छा। से, मैं ये समझना चाहता हूँ कि शायद मुदारबा में कुछ और हो रहा हो, कुछ टेक्निकली हो रहा हो। मैं इसे मैंने जानना चाह रहा हूँ जिंदगी कि में बड़े मैंने जिंदगी में बड़े मुदारबे बहुत करीब से देखे हुए हैं, बस इतना ही काफी है आपको। अच्छा। बहुत करीब से देखे। हाँ जी। वसल मुदारबा में तो आपने कहा कि चले चला रहे हैं उसको, बट के इलेक्ट्रिक को किस तरह? के इलेक्ट्रिक काफी लोग ट्रेडिंग वाला स्टॉक था, लेकिन अभी काफी टाइम से नहीं चल रहा। हाउ डू यू सी दैट? उस पर आपकी क्या एक ऑब्जर्वेशन है? नहीं, क्या के इलेक्ट्रिक ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लिया? क्या के इलेक्ट्रिक ने अपने ये जो लॉसेस थे वो खत्म कर लिए हैं, मतलब सारे के सारे? या के इलेक्ट्रिक जो है नया यहाँ पे नया स्ट्रक्चर ले आया है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट कर लिए? कुछ भी नहीं कर रहा, तो बस आप ये सारा कुछ स्पेकुलेशन। मैंने आपको बताया कि 6 बंदे फैसला करते होते हैं कि क्या चलाना है। आपको बात नहीं समझ आती? मैं इससे पूछूं कि इलेक्ट्रिक चल नहीं रहा था, वो 4 बंदे। बार बार ये आप तस्वीर किया करें 6 बंदों की, जो मैं कहता होता ना, 6 बंदे 6 बंदे 6 बंदे। अच्छा। चैट जीपीटी से लिख के, चैट जीपीटी से पूछे जरा लिख के कि पाकिस्तान मार्केट कैसे चलती है, वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा। लिखे, मैंने पूछा हुआ है। अच्छा। आप ये सवाल पूछे आपने चैट जीपीटी से। आपने आपने डेटा तो नहीं फीड किया कि चैट जीपीटी को? मैंने मेरे आपने उसने डाटा चैट पे जीपीटी ने कहा होगा। मेरे डाटा पे चैट जीपीटी ने जवाब देना, तो फिर तो अल्लाह ही हमें तो कहना है जिस गल मेरे तक पहुंच गई है फिर सुलह ही कर लो। डॉक्टर साहब, टेक्निकल्स पे चलते हैं। सबसे पहले तो एफएफसी और ईफर्ट को देखते हैं, और उसके बाद फिर बाकी कंपनीज को देखते हैं। किसको देखना है जी? एफएफसी और ईफर्ट, क्या रेंज बन सकती है हमारे पास? बाय करना चाहिए? कहां तक वेट करना चाहिए? क्या टारगेट्स निकल सकते हैं? अच्छा, पहले तो मार्केट देख लें। ये जब तक मैंने बताया था कि ये वॉर जोन की एक कैंडल बनी हुई है, ये एक वॉर जोन की कैंडल थी, और ये इसके अंदर ही फिरेगी, क्योंकि अब जब तक ये वॉर चलती रहेगी ये मार्केट इसी तरह रहेगी। वॉर अब किसी जगह पे एटम बम पड़ जाएगा तो इसके बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। जब इसने कहा था कि मैं बस अब एटम बम मारने लगा, तो उसको थोड़ी सी बाहर आई थी, उसका फिर वापस चली गई, अब फिर इसी तरह ये इसी जोन के अंदर फिरेगी हर वक्त। जिस तरह ये था उस यहाँ पे फिर रही थी मार्केट, जब सुलह हुई तो ऊपर निकल गई, फिर गिरते गिरते फिर दोबारा ये इधर इसी जोन में आ गई। बल्कि जहाँ यहाँ पे देखें, एक और बात मैं आपको बताऊं,
यहाँ अब जो ये जो इस वक्त जो जंग हुई है, चूंकि ये सुलह के बाद हुई है ना, तो लोग इसमें ज्यादा डिसहार्ट हो गए, जिसकी वजह से ये इस लेवल से मार्केट गिर के अब इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है। बात समझ आ गई? जी। और ये जो था, ये वो था जब ये हमला शमला आपने करना था, कराना था, तो मतलब है कि इस वक्त लोग आहिस्ता आहिस्ता ये देखें ना, ये यहाँ पे ये एम पैटर्न बना था, उसके बाद ये ऊपर को निकल गया है तोड़ तोड़ा के। लेकिन है कि ये आप देखें कि ये इस तरह यानी कि स्टेप्स के अंदर मार्केट बिहेव कर रही है। अगर उसके अंदर अच्छे स्पेकुलेशन या अच्छे सेंटिमेंट्स चलते हैं तो ऊपर कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है, नहीं तो इधर करना शुरू कर देती है। कहने का मकसद ये है कि रैलियां नहीं बन पा रही मार्केट में। मार्केट जो है ना कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही है। रैली यहाँ पे बनेगी, 190 से ऊपर जब मार्केट जाएगी ना, वहां पे रैली बनेगी। अब तब तक ये इसी तरह ही आपको तंग करती रहेगी। अब हम आ जाते हैं इस पे। ये जो इफर्ट है ना, ये बिका की जंग लड़ रहा है, ये 52 वीक्स लो के ऊपर देखें, ये लड़ रहा है। ये इसका 52 वीक्स लो है, 188 186 जो है। ये ये जो डॉटेड व्हाइट लाइन है ना, ये 52 जी जी। है, ये 52 वीक्स हाई है। ठीक है ना? तो ये अब सही है। इसका रिजल्ट गंदा आया है, और ये देखें यहाँ पे अभी 1 2 3 दिन हो गए हैं इस जगह पे लड़ रहा है। लेकिन इसने अपना ये जो चैनल है ना मंथली, ये तोड़ दिया हुआ है। मंथली 6 o'clock तोड़ के ये नीचे, अगर ये यहाँ पे ये तोड़ गया, ये 181, तो फिर ये यहाँ पे आएगा, ये 200 EMA, जो ये 155 के करीब 155 बनता पे है। आएगा। हम्म। ये 155 ये यहाँ पे आएगा, बशर्ते कि ये तोड़ दे। मेरा ये ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ये तोड़ ही देगा, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए कंसोलिडेट करना मुश्किल है। इसके अंदर मुझे तो कोई, इसकी टांगों में मुझे जान नजर नहीं आ रही। सही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम ये तो वीकली सिचुएशन थी ना, इसको मंथली पे ले जाते हैं। लेकिन डेली जो चीज होती है ना, उसके अंदर आपको नुकसान ही खाते हैं। डेली जो नॉइज होती है ना, बहुत बुरी होती है, उसमें आप कभी भी कोई फैसला नहीं कर पाते। ये देखें, ये मंथली है, तो ये 209 से ऊपर नहीं जाएगा तो इसके अंदर कोई रैली नहीं बननी। और ये मंथली देखें तोड़ के, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, ये चैनल तोड़ा हुआ है मंथली। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे इसी 181 की जंग से फेल हो जाता है, तो इसने इधर आना है 157 पे। वन यहाँ फिफ्टी पे फाइव वन इसकी फिफ्टी बाइंग सेवन वही बनती है। एरिया। हाँ जी, यहाँ बिल्कुल पे ठीक इसकी है। बाइंग बनती है। ठीक है। जिसने बाय करना है ना, वो बेहतर है इंतजार कर ले, बजाय के अपना नुकसान यहाँ पे करके कि यहाँ पे मैंने ले लिया तो ये तो और गिर गया। मार्केट ने देखे ना, इसके बाद गिरना ही है, क्योंकि अभी ये रिजल्ट सीजन है, तो इस वजह से मार्केट इतना गिर नहीं रही। ठीक है ना? ये एक्स होने के बाद गिर जाएगा। ये 1.5 2 रुपए एक्स होगा ना, तो फिर ये इसके बाद ये गिर जाएगा, तो आप कहेंगे मेरे नाल की बनी है। ये देखें, ये इसमें कितनी डाइवर्जेंस है, ये मंथली। ये देखो, ये तो इसने पहले ही बता दिया था कि मेरा हाल हो रहा है। ये देखिए, ये गया, फिर इसने ईएमए को, ये इसने तोड़ा, फिर इसने ईएमए को रीटेस्ट किया, फिर उसका अब ये तो 60 से भी नीचे गिर गया है मंथली। तो ये इतनी ये डबल डाइवर्जेंस बन गई। पहले ये बनी थी और अब इसमें मजीद बन गई। और इसका रुख नीचे को ही आएगी, ऊपर को नहीं जा रहा आरएसआई का। तो लिहाजा इसमें अभी गिरना है। ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आएगा 50 पे। जब ये 50 पे आएगा ना आरएसआई, तो ये इधर होगा। ये देखें, ये इधर होगा। जब ये आरएसआई वन 50 फिफ्टी होगा फाइव ना, के तो करीब। ये इधर होगी ये चैनल। और ये 200 मूविंग एवरेज है। जी जी। और अच्छा, ये उसके सॉलिड बाद है, आप ये मतलब देखें। अगर हम इसको देखें 150 का एरिया और 200 मूविंग एवरेज, तो ये एक सॉलिड सपोर्ट या एरिया कंसिडर किया जाएगा। आज ही इसने वहीं पे आके इंशाल्लाह ताला सपोर्ट है। अब ये देखें, इसमें इसमें इसने 25 तोड़ दिया आज। हम्म। ये इसमें इसकी स्लोप देखें डीएम की, और इसकी भी स्लोप देखें। ये सारा कुछ नीचे ही जा रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नीचे जाएगा। ठीक है ना? ये सही देखें, है। इसकी भी स्लोप देखें, इसकी भी स्लोप देखें। ये ऊपर को जा रहा है, तो लिहाजा ये क्रॉस ओवर हो गया। जब ये क्रॉस ओवर होगा तो वो 150 के करीब आया होगा। उसके बाद आप ये देखें, ये जो सूरत है कितना, इसकी लाली देखें जरा, जिस तरह रेड रेड ब्लड माल्टा होता है ना, ये उस तरह लाल चल रहा है। और इसमें देखें अरसा दराज ये वाली, कभी ये मंथली मैं कह रहा हूँ, ये देखें कभी आज तक इतनी बड़ी ये लाल बनी नहीं है। देखें, ये जो है, ये ये देखें, ये अक्टूबर 16, ये देखें 18 19 22, तो ये आपको नजर आ रहा है? कोई फर्क पता चल रहा है 26 में? ये क्या फर्क है? हम्म। इसका इनकी हाइट देखें और इसकी हाइट देखें। इसने जो अपनी बहुत डिफरेंस है। ये वाली हाइट लगा ली, और अब यही वाली हाइट अब ये नीचे को लगाने को जा रहा है। ठीक है? ये पता चल गया बिल्कुल आपको? ठीक है। जी। ये इसमें और इसमें फर्क नजर आ रहा है आपको? यस यस, बिल्कुल आ रहा है। बस यही फर्क है इसमें। तो इसमें आप देख लें कि मैंने कब पोजीशन लेनी है। जब ये जमीन पे लग जाएगा तो हम पोजीशन ले लेंगे। अच्छा और जी, जो अब कि हम आ जाते 155 हैं का एरिया एफएफसी बनता पे। है। अब हम एफएफसी पे आ जाए। जी, एफएफसी पर आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ईफर्ट किसी ने डिविडेंड के लिए रखा हुआ है तो रख सकता है, और अगर किसी ने फ्रेश बाइंग करनी है उसके लिए तो वो वेट करेगा। लेकिन अगर किसी ने होल्ड रखा हुआ है और उसको एवरेज करना हो, तो वो तो हमें एरिया मिल गया कि इस रेट पे एवरेज कर लो। अगर किसी ने डिविडेंड के लिए रखा है तो आप उसे क्या मशवरा देंगे कि रहने दे, वो रख ले, डिविडेंड आ गया, आपने कहा कि 2 से 4 रुपए हो सकता है, तो रखा जा सकता है फिर। खैर, लॉस
लॉस तो मैं नहीं कभी कहता कि बुक करें, आप इसमें रिवर्स हम्म, ट्रेडिंग करते रहें और इसके अंदर जब भी रैली बने तो आप इसमें पैसा कमा कमा के इसको जीरो पे डालते जाएं, तो इसकी बाइंग प्राइस को नीचे लें। बिल्कुल ठीक है। देखिए ये बहुत आसान का, देखिए मार्केट तो अभी, अब मैं आपको इसमें मुझे बताएं कि स्वाई ये जो जुए खाने के मार्केट किधर चल रही है, चलो मुझे बता दो कोई ऐसी चीज बता हम्म, दें, यूबीएल का रिजल्ट बहुत अच्छा है, मार्केट चली है? अभी बैंक का रिजल्ट अच्छा आएगा, मार्केट चलेगी? नहीं चलेगी ना। हम्म, होंडा का रिजल्ट बहुत अच्छा है, मार्केट चली है? तो अभी तो मार्केट ने चलना ही नहीं है, तो लिहाजा अभी मैं आपको कह दूं यूं कर लो वूं कर लो, तो उसका फायदा कोई नहीं है। हाँ, जब मार्केट चलेगी तो फिर हम रिवर्स ट्रेडिंग करेंगे, फिर उसमें भी रैली बनेगी, हम उसमें भी रिवर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आपने फिर वो जो मैं कहता होता हूँ कि भाई आपने 50% कैश आपके पास होना चाहिए, आपका कैश थोड़ा बहुत होना चाहिए, ताकि आप उसमें ट्रेडिंग कर करके हम्म, जीरो पे शेयर डालें हम्म, और प्राइस को नीचे खींचे। ठीक है। बिल्कुल सही है। एफएफसी। ये देखें, एफएफसी में ये देखें, ये जो सुपर ट्रेंड जो है ना, ये 5/2 और 8/1 और 8/2, ये अभी इसको रेजिस्ट कर रहा है। एक एक बैंक बनती है इसमें सिर्फ, यानी कि ये दोनों बैंक तब बनेगी जब ये दोनों ये इस तरीके से जब चलेंगे। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये ट्रेंड होता जी है। जी। ये सुपर ट्रेंड 5/1 8/2 जब इस तरह चलेगा ना, वो ट्रेंड होता है। ये इस तरह सीढ़ियां ऊपर चढ़ता जाएगा। अभी तो ये करके ये साइडवेज हुआ हुआ है, और साइडवेज हुआ हुआ है तो हमारे असूल के मुताबिक बस पहली बाइंग बनती है इसमें। इसमें दूसरी बैंक तब बनेगी जब ये इसको इसी तरह इसका क्रॉस ओवर होगा और ये ऊपर को जाना शुरू होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? ये वीकली है, इसमें आप ये देखें, इसमें भी देखें, ये अभी आप ये ये इसने ये जो है ना, ये देखें, इसको ये तोड़ के ऊपर जाएगा तो इसमें नई स्पाइक बनेगी। ये अभी लगातार इससे रेजिस्ट हो रहा है, हो सकता है ये फिर रेजिस्ट होकर नीचे आ जाए, लेकिन है कि ये एक, ये दो और आज तीन, ये तीसरा, ये वीकली चार्ट है ये। तो ये इसमें ये जो है, ये देखें, ये 29 मई को इसने टच किया, ये 3 जुलाई को टच किया, अब ये 31 जुलाई को टच किया, तो काफी काफी अरसे के बाद ये इसको टच कर रहा है। इसको ये तोड़ेगा तो बात बनेगी। इसको जब हम इधर ले आते हैं मंथ के ऊपर, इंपॉर्टेंट है इसको मंथ पे स्टडी करें। मंथ पे देखें, इसका रुख नीचे को, ये ऊपर को नहीं जा रही। ये बात आप अंडरस्टैंड करें, ये रुख इसका नीचे को है। ये बहुत सबसे मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द मार्केट है ये। और ये इसका जब तक ये इसका रुख ऊपर को नहीं जाएगा तो इसमें कोई स्पाइक नहीं बननी। ये याद रखें, ये मंथ की स्पाइक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर होगा तो कोई आपको बाकी निचले टाइम फ्रेम्स में कमाने का मौका मिलेगा। तो इसका रुख जब ये नीचे को जा रहा है तो इसने आपको खाक कमाने देना है। इसमें आप ये देखें कि फिर ये देखें, इसके अंदर भी ये मनी फ्लो में से पहली डाइवर्जेंस, ये दूसरी डाइवर्जेंस मंथ में, ये इसमें भी डाइवर्जेंस बनी हुई है। इसके अंदर भी देख लें कि ये रेड चल रहा है, तो ये रेड आपको कमाने तो नहीं देगा। मैं एफएफसी की बात कर रहा हूँ, मैं ईफर्ट की बात नहीं जी कर रहा, ये रेड कमाने नहीं बिल्कुल। देगा। ठीक है। उसके बाद आप ये देखें, ये ले, इसमें भी ये एक डाइवर्जेंस, ये दूसरी डाइवर्जेंस, और जब तक ये ईएमए से ऊपर नहीं जाएगा ये आपको कमाने नहीं देगा। अभी इसने ये 70 को टच किया है, फिर ऊपर जाने की कोशिश की और अभी फिर वापस नीचे को आ रहा है, तो इसका रुख नीचे को ही है, इसका रुख ऊपर को नहीं है। तो लिहाजा ये आपको नहीं कमाने देगा। फिर उसके बाद आप इधर आइए, ये देखें टक 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 टक, ये लगातार नीचे को जा रहा है। जब उधर उसने वीकली में तो ये तोड़ के नीचे निकल गया, तो अब ये, लेकिन इधर मंथली में भी ये इसका रुख नीचे को है, इसका रुख ऊपर को है। तो लिहाजा इसका रुख या तो ऊपर को हो, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये तोड़ दे, तो इसमें फिर नया ट्रेंड बनेगा। तो ये पैर कहाँ ओबीवी पे में भी टिकाएगा ये फिर? देखें, ये भी ओबीवी में भी डर है। इतनी बड़ी बड़ी डाइवर्जेंस बन रही है, इन सब में सेलिंग आनी है उस्ताद। और आप कहाँ तक आपको लगता है, बेवकूफ मत मतलब बनिए। सेलिंग सेलिंग कहाँ तक आके आपको लगता है कि सस्टेन कर जाएगी और कहीं पैर टिकाएगा एफएफसी? देखिए, ये सारा मंथली है, और मंथली में आपको पता है मेरी थ्योरी है। ये देखें, लोग कहते हैं, वो अभी किसी ने, बल्कि किसी ने क्वेश्चन किया था कि 6 o'clock और 12 o'clock समझाएं। ये देखें, ये 6 o'clock है यार, ये मंथली चैनल है। ये जो एरिया है ना, ये एक 147 का, ये 6 o'clock का है चैनल। और ये जो है, ये 12 o'clock था, यहां पे बेचना था, इधर लेना था, इधर बेचना था। अब ये वापस इधर आएगा। ये मक्काफात अमल है, ये इसने होना ही होना होता है। ठीक है ना, फोर ये फोर्टी के अरसा करीब आएगा। दराज। हाँ, ये जब भी आएगा ये इधर आएगा, यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट दोबारा करनी है। ठीक है, अदरवाइज फोर आपने इसमें सिक्सटी सिर्फ की टाका रेंज में। मारना है। यहाँ पे आके आपने इन्वेस्टमेंट करके सो जाना है। ये वो 6 o'clock का एरिया जो कि आपने फिर दोबारा 12 o'clock पे बेचना है, चाहे 3 साल बाद बेचें, 4 साल के बाद बेचें। लेकिन यही मकाफात अमल है, यहाँ पे आएगा तो हम इधर चलेंगे। अब ये देखें, इस वक्त ये वीकली वीकली 12 o'clock पे है, ये वीकली 6 o'clock पे है। ये जो है, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। ये 6 o'clock है, ये 12 o'clock है। यहाँ अब ये जिसने स्विंग खेलनी थी उसने भी इधर बेचना है, और फिर दोबारा ये इसी तरह, जब यही एक खेल है, इसी खेल को हम देख रहे होते हैं। अब ये अगर फर्ज करें कि एक चीज में मेरी रीडिंग गलत भी निकला है, तो ये सिर्फ एक शेयर तो नहीं है ना, और भी बिल्कुल। 400 शेयर है, हम किसी और चीज में कर देंगे। लेकिन इसमें मेरा ये ख्याल है कि ये यहाँ पे सेल होना है, इसको इधर आके दोबारा आपने खरीदना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये जो लाइन लगाई है मैजिक लाइन है ना, कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस रेट को तोड़ता है
अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है और ऊपर आते हैं तो फिर बाय कर सकते हैं। नहीं, उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस खड़ी है 613 रुपए की। सही है। ये तो मंथली इसने बेसिकली नीचे की तरफ ही इसका उसके सुनते ना, प्रेफरेबल ये। सुने ना, उसके बाद सुने ना यार, जी जी। ये इतना आसान, ये अगर पेड़ पे इस तरह आम लगे हों और सारे ही खा लें तो फिर तो सारे ही सेठ आबिद बन जाएंगे, ठीक है। ये इसकी एक रेजिस्टेंस है, पहली एक रेजिस्टेंस ये है चैनल, दूसरी सही है। रेजिस्टेंस ये मैजिक लाइन है, तीसरी हम्म, इसकी ये रेजिस्टेंस है। जब तक ये 642 से ऊपर नहीं जाता, ये भी रेजिस्टेंस है इसकी, ये जो सुपर ट्रेंड है ना, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस है। और अगर आप वैसे कह रहे हैं तो ये देखें, इसमें जो टीसी, ये देखें, ये जो अच्छा, इसी मैजिक लाइन के ऊपर ये देखें, ये डॉनसन चैनल भी रेजिस्ट कर रहा है, ये देखें। हम्म, अगर आप ये देखें, ये देखें, इसको ये आपकी टिप नजर आ रही है, इस मैजिक जी जी लाइन के बिल्कुल। बिल्कुल ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये इसमें डॉनसन चैनल भी रेजिस्ट कर रहा है इस मैजिक लाइन पे। उसके बाद ये इसकी एक और रेजिस्टेंस है, ये भी इसकी रेजिस्टेंस है, ये जो एवर हाई है ना, ये इसकी रेजिस्टेंस है। ये भी देखें डॉनसन चैनल कितना चौड़ा हुआ है यहाँ, ये डॉनसन चैनल 22 है। तो ये इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस निकालने का भी तरीका है डॉनसन चैनल और सुपर ट्रेंड्स। ये इसकी देखें, अभी बिल्कुल इसमें ठीक ये है। देखें, ये देखें, ये मंथली आपको चार्ट खोला हुआ है ना, तो इसमें दोनों सुपर ट्रेंड रेजिस्ट कर रहे हैं, ये दोनों लाल हैं। जिस यानी तरह ये भारी दोनों यहाँ रेजिस्टेंस पे, का सामना है एफएफसी को। ये देखें, हाँ जी हाँ जी, जिस तरह ये दोनों, ये यहाँ ट्रेंड चल रहा था ना, ये दोनों हरे थे, ये देखें, दोनों ये लगातार इन पैरेलल चल रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों फ्लैट हो गए हैं और दोनों लाल हैं, तो ये दोनों मना कर रहे हैं कि भाई अभी नहीं, कम से कम एक तो हरा हो ना मंथली, फिर जाके मैं कहूँ अच्छा इसमें एक पोजीशन ले लें छोटी मोटी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समझ तो आ अभी गई इसका बात? वेट करते हैं, बिल्कुल आगे, यानी इसका वेट करते हैं कि 6 o'clock पर आए तो फिर इसमें एक बाइंग बनती है। डॉक्टर साहब, जेबीडीसी बंद करो, को मैं, सॉरी, बंद करूं कैमरा बस इसका शेयरिंग? एक चार्ट और। जेबीडीसी को मैं देख रहा था, जेबीडीसी पे आपका क्या एनालिसिस है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जेबीडीसी में शायद कोई जगह बन सकती है। आप बताइएगा कि टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं जेबीडीसी को लेके। इसकी मैजिक लाइन खींची हुई थी मैंने अभी तक, ये 145 पे देखें, आज भी हम्म, ये क्लोज हुआ है तो उसके नीचे ही गया है। इसने इस लाइन को नहीं तोड़ा 145 को, ठीक है। तो सही ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 हफ्ते हो गए हैं ये इस लाइन को नहीं तोड़ पाया, ये 145। तो उसमें अब आप देखिए, ये देखें डेड है, इसको स्पाइक में होना चाहिए ना इस तरह। जब ये हम्म, इस तरह यहाँ पे स्पाइक बनेगी तो इसमें बाइंग बनती है पहली, ये देखें यहाँ पे टिप, कम से कम इसकी टिप ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। हम्म, या इधर ही पकड़ लें, 0.05 से ऊपर जाएगा, यहाँ पे पकड़ लें, इधर आप बाय कर लें, तो फिर आप ये देखें ये 1 तक जाता है, ये सॉरी, ये इसमें तो इतनी स्पाइक ही नहीं बन रही, ये 0.37 पे वापस आ रही है, जब किसी जमाने में अच्छी स्पाइक थी ना इसमें। ये देखें, ये 1 पे गया था इधर, ये देखें, ये यहाँ पे गया था ये, जब ये अच्छी अच्छी रैली में था। उसके बाद इसने 0.67, फिर ये 0.85, 0.90, इसके बाद दोबारा 1 की रैली पे कभी आया ही नहीं। और उसके बाद अभी देख लें, ये छोटी मोटी, ये देखें, ये स्पाइक 0.23 तक बनी है, ये स्पाइक 0.37 तक बनी है, और इसमें अभी भी ये डेड पड़ा है। ठीक है। ये तो इसका मंथली लेवल, अच्छा एक मिनट, इसमें मैं आपको इसका मंथ भी बता देता हूँ। ये देखें, ये 1 की रैली मुकम्मल करके ना मंथ की, तो ये वापस आया, इसने ऊपर उठने की कोशिश की, अब इसका रुख नीचे को है। अब आपको ये कमाने नहीं देगा, या तो ये ऊपर को जा रहा हूँ, हम्म, ये मंथ में इसका रुख नीचे को है, ये आपको कमाने नहीं देगा। इसने ऊपर रैली करने की कोशिश की है, ये 0.33 से वापस हो गया। इससे पहले ये 1 तक गया था, ये देखें, जब अच्छी रैली में होता है ना, ये 1 तक जाता है, ये देखें 1 पे गया था, तो ये दो बिल्कुल ठीक है। अच्छी इससे रैलीज की है, तो लेकिन है कि तो डॉक्टर साहब अभी, इसको जी जी, ऊपर को जाना है, जब आपने कमाना है ना, ये मंथली पे ऊपर को होना चाहिए, इसकी टिप ऊपर को होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखें देखें, ये इतनी बड़ी डाइवर्जेंस बनी हुई है, देखें मंथ के ऊपर, बिल्कुल, ठीक है, ये डाइवर्जेंस नजर आ रही है। बिल्कुल आ और रही ये है। क्लाउड तोड़ के नीचे आ गया है। अच्छा, हम्म, उसके बाद और देखें, ये भी देखें, वॉल्यूम कोई नहीं है नीचे, ये हिस्टोग्राम था। हम्म, अच्छा, उसके बाद अब ये देखें, इधर से ये भी, इसने अपनी ये एडीएक्स को तोड़ के अब ये जो डीएम है ना, ये नीचे आ गया, इसने इसको रीटेस्ट भी किया और अब ये नीचे को जा रहा है, ये देखें, इसके रुख नीचे को है, इसका भी रुख नीचे को है। ये इनमें से कुछ भी तो ऊपर को हो ना, या तो ये ऊपर को हो और इसको भी ऊपर को जाना चाहिए। ये मैं मंथ का चार्ट खोला हुआ, इसको मैं बता रहा हूँ कि आपको कमाने नहीं देगा, आपको ये फंसा लेगा। 6 बंदे मिलकर फैसला करेंगे और वो आप मारे जाएंगे इसमें। ये देखें, इधर भी इसने अपना ये जो ये इसका ये पीएसएक्स है, ये है, तो पीएसएक्स इससे तेज चल रहा है, ये आपको कमाने नहीं देगा। पीएसएक्स इससे आगे को निकल जाएगा, ये पीछे पीछे आपको, वो कहते हैं ना, वो कुत्ते को हड्डी डालते जाते हैं तो वो पीछे पीछे आता जाता है, तो वो वाला हाल है इसके। अच्छा, उसके बाद आप इधर देखें, ये देखें कितनी बड़ी डाइवर्जेंस, कहाँ पे ये, कहाँ पे ये, इतनी बड़ी डाइवर्जेंस खड़ी है, और इसका भी रुख नीचे को है, ये आपको कमाने नहीं देगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब अगर तो तो सारे शेयर्स इस तरह इसने भी नीचे अपना हैं, पीक पीक टच करके, तो ये भी नीचे को जा रहा है, ये आपको कमाने नहीं देगा। डॉक्टर साहब अगर जैसे हम एफएफसी की बात करते हैं, डिस्पाइट हैविंग गुड रिजल्ट, उसकी भी एक करेक्शन नजर आ रही है, चैनल वो रेजिस्ट कर रहा है, अपने चैनल के बॉटम पे हम देख रहे हैं कि वेट करें।
ईफेट के जो रिजल्ट हम कहते हैं कि इतना इंप्रेसिव नहीं था या डिविडेंड उस तरह का नहीं था, तो शायद करेक्शन ले। ऑल्सो डिस्पाइट देयर इट्स अ गुड ग्रुप। फिर हम जेवीडीसी की बात करें, कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें कमाने का मौका मिल रहा है इस वक्त? क्योंकि मार्केट तो रोज खुल रही है, वो रोज आपको कोई आपकी जो नजर जो में। जो 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 देखें, हम तो 150 शेयर देखते रहते हैं, जहां पे मैजिक लाइन टूटती है वो कमाने का मौका देगा। अगली बार ये आप कहेंगे तो मैं सारी की सारी वीकली मैजिक लाइंस आपको दिखा दूंगा, सारी की सारी। अब चूंकि हम लेकिन रोजाना फिर शो हम करते नहीं है, तो मैं अगले हफ्ते मैं टोटल 150 की 150 मैजिक लाइनें वीकली दिखा दूंगा आपको कि ये इससे ऊपर जाएंगी तो आपका कमाई शुरू। डन, ये तो जबरदस्त हो जाएगा। बल्कि हम आते हैं जरा वापस स्क्रीन पे, ये तो जबरदस्त हो जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में तो वीकली चैनल पे हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे कौन कौन सी मैजिक लाइन जो है वो क्रॉस कर रही हैं, तो कमाने का मौका मिलेगा। क्योंकि जो कंपनी हम रिव्यू कर रहे हैं उसमें तो अभी हमें कुछ खास जगह नजर नहीं आती। डॉक्टर साहब, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स के मार्केट आपको नेक्स्ट वीक में किस तरह की लगती है, और क्या मेजर चीजें होंगी जो देखिए, मार्केट को अगर अगर अपलिफ्ट कर आपने सकती डिविडेंड्स हैं? के ऊपर ही रहना, डिविडेंड्स ही के ऊपर रहना है अगर फर्ज करें, तो फिर बैंकों से अच्छा कोई शेयर नहीं है। बैंक हम्म, ही आपको अच्छे डिफेंसिव शेयर्स हैं और बैंक ही आपको डिविडेंड देंगे, ठीक है। हम्म, तो उसके अंदर और हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहे होते हैं, तो लिहाजा उसमें आपको कुछ तो आ ही रहा होता है ना। तो आपके अशक शोई के लिए कम से कम रुमाल तो पास है ना, हम्म, आंसू पूंजने के लिए। ठीक। ठीक है ना, तो ये आंसू पूंजने वाला ही मौका है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए मेरी बात सुने, जब मार्केट साइडवेज होती है तो स्वाय इसके कि उसमें नाउमीदी फैल रही होती है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स हो रही होती है, क्योंकि हम्म, लोग निकल रहे होते हैं आपको माल पकड़ा के ना, तो वो निकल रहे होते हैं, तो फाइनली फिर मार्केट ने बाद में गिरना होता है तो वो गिर जाए। हम्म। और आपको लगता है कि अभी ये साइडवेज रहेगी? आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज ट्रिगर होगी जो नीचे भी लेके जा सकती है मार्केट को? बस मार्केट के करेक्शन के दो ही तरीके हैं, या वो लंबा साइडवेज चलती है, हो सकता है 8 महीने साल महीने इसी तरह चलती रहे साइडवेज, या फिर वो गिर जाएगी एक दफा, गिर के वो 140 पे आ जाएगी, तो वहां पे फिर नई रैली शुरू हो जाएगी। और वो ट्रिगर प्रोबेबली जंग का या इस तरह की ऑयल प्राइसेस इस तरह का ही हो वो सकता जो है? भी होगा मुझे इन्फ्लेशन, नहीं पता, इंटरेस्ट वो रेट, जंग है कि क्या है, हाँ वो इन्फ्लेशन मतलब है, कोई इंटरेस्ट रेट जो भी होगा। कोई भी होगा, लेकिन 140 तक वो करेक्ट हो सकती है, तो या फिर एक लंबा हाँ साइडवेज का हाँ। पीरियड एंड देन फिर एक रैली करेगी। जबरदस्त। एक आखिरी चीज जो मैं आप लोगों से वापस से शेयर करना चाहता हूँ, और वो आखिरी चीज वही है जो मैंने शुरू में शेयर की थी। मेंटोर बहुत जरूरी होते हैं इफ यू वांट टू लर्न। एंड डॉक्टर साहब, वीकली हम लोग आते हैं, ये शो करते हैं ताकि आप लोगों को अगेन इफर्ट कहाँ तक करेक्ट हो सकता है। डॉक्टर साहब की जो रीडिंग है वो अब 1-1.5 घंटे के एपिसोड में जितनी चीजें कवर हो सकती है हम कोशिश करते हैं कि सारी चीजों पर हमने बात करनी होती है तो कर लें। एफएफसी किस तरह का नजर आ रहा है, बट इसके डिटेल एनालिसिस जो है ना, कि अगर तो उसमें भी कोई मोमेंटम बनता है, कोई ब्रेक थ्रू बनता है, कोई चाल बनती है, तो वो डॉक्टर साहब अपनी कम्युनिटी में शेयर कर रहे होते हैं और डाल रहे होते हैं विद हिज चार्ट्स, विद हिज वर्किंग, विद हिज वॉइस नोट्स, कि ये इसकी मैजिक लाइन है, टूट गया। एंड देन क्योंकि वो एक्टिवली चल रहा होता है, तो आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। अब डेफिनेटली शोज अब में देखे ना, आपको अब वीकली मैंने मिलती है। एफ एफ सी की आपको मैंने कितनी रेजिस्टेंस बता दी है, देखें वो एक यस। चैनल की रेजिस्टेंस है, एक मंथली रेजिस्टेंस है, एक सुपर ट्रेंड की रेजिस्टेंस है, एक डॉनशन चैनल की रेजिस्टेंस है। वो करते करते तो भाई वो तो वो तो 630-40 से ऊपर जाएगा, तो उसमें नई रैली बनेगी ना, नहीं तो वो आपको फंसा बिल्कुल, लेगा। बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि अब हम लोग शो में इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मैजिक लाइन डिस्कस करेंगे, बट ग्रुप में बहुत एक्सक्लूसिव चीजें शेयर होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज एक और है। देखिए, पैसा कमाना इज वन थिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई पर्सनली फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई ऑल्सो फील कि लॉस को मिनिमाइज करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आपका लॉस मिनिमाइज हो, आपका पैसा स्टक ना हो, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा बनेगा तब जब पैसा स्टक नहीं होगा। तो लॉस को किस तरह मिनिमाइज करना है, स्ट्रैटेजी को किस तरह बिल्ड करना है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, प्रॉफिट टेकिंग क्या है, मार्केट साइकोलॉजी क्या है, सेंटिमेंट को किस तरह रीड करना है, ट्रैप को किस तरह समझना है, लिक्विडिटी। अब हम लिक्विडिटी स्वीप की बात करते हैं तो प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो उस कम्युनिटी में डिस्कस होती हैं, डॉक्टर साहब खुद बता रहे होते हैं। और आपने सिर्फ दंगल आजादी लिख के 0336244466 पर मैसेज करना है, सो विल नो कि आप दंगल की व्यूअर हैं। तो आपके लिए ही ये 40,000 ईयरली, यानी अगर हम इसको ईयरली डिस्काउंट के साथ भी मैच करें तो 35-36% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है ऑन एक्चुअल डिस्काउंट। उससे भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस है ये। तो 40,000 रुपए सालाना, मंथली कुछ 3,300 रुपए आई थिंक बनते हैं, जो कि आई थिंक इससे ज्यादा का तो हम लोग कार्ड रिचार्ज कर लेते हैं। बट इफ यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इट इन समथिंग that helps you minimize your losses and also help you equip yourself in the market, I think ये तो एक बड़ी beneficial चीज है with a mentor, जो आपके लिए सिर्फ कोई ट्रेनिंग कोर्सेज या ग्रुप्स नहीं, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी वैल्यू लेकर आते हैं शोज में। व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, बिकॉज हमें भी खुशी होगी कि दंगल के व्यूअर कितने डॉक्टर साहब के साथ कमिटमेंट रख रहे हैं, कितना आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं। एंड इंपॉर्टेंटली, आखिरी बात, कि आपको डॉक्टर साहब के साथ जूम सेशंस भी मिलते हैं मंथली। तो आपके सवाल हैं पोर्टफोलियो के हवाले से, मैंने ये कंपनी रखी है, वो कंपनी रखी है, मैं क्या करूं, मुझे स्ट्रेटेजी बताते हैं, या आपको आपको किस तरह टेक्निकली नजर आ रही है फंडामेंटली, डॉक्टर साहब लाइव आपके साथ जूम पे बैठ के आपको चीजें असिस्ट करते हैं। तो आई थिंक इससे बड़ी चीज तो क्या होगी कि वो आपके लिए वक्त भी निकालेंगे,
और आपको करेक्ट भी करेंगे, आपका लॉस भी मिनिमाइज कराने की कोशिश करेंगे और दिल से करेंगे। हम सब दिल से करते हैं काम। एपिसोड पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं शो बहुत लंबा है, तो अब वीकली शो है तो लंबा तो होगा, तो थोड़ा सा टाइम तो आपको निकालना चाहिए। अपने आपने पैसे लगाए हुए इस मार्केट में, और अगर पसंद आया तो इसको आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट PSX दंगल के एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।